श्री राधा रमणो विजयते। आज हम करने वाले हैं इनडायरेक्ट टैक्स लॉ की आरटीपी। ये आरटीपी सितंबर 25 के लिए ऑलरेडी रिलीज हो चुकी है और जैसा कि यहाँ पर भी स्पेसिफिकली मेंशन्ड है कि आपके ऊपर अमेंडमेंट्स 28 फरवरी तक के एप्लीकेबल होंगे। तो अगर अभी तक आपने अमेंडमेंट्स वीडियो रेफर नहीं किया है तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, उसको जरूर से देख लेना। उसके बाद ये आरटीपी का वीडियो आप रेफर करना। आरटीपी अच्छी बनाई है, अमेंडमेंट्स पे क्वेश्चंस भी डाले हैं, तो अमेंडमेंट्स वैसे ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उनको अच्छे से करके ही जाना। हर अटेम्प्ट में अमेंडमेंट्स मैं हमेशा बोल ही रही हूँ आपको कि अमेंडमेंट्स तो स्पेसिफिकली देख के जाने ही जाने हैं अच्छे से। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है केस सिनेरियो बेस्ड एमसीक्यू क्वेश्चंस। तो देखो फर्स्ट केस सिनेरियो क्या है। सुपर लिवर लिमिटेड engaged in manufacturing of taxable electronic goods. Its retail showroom located in Mumbai as well as two manufacturing units located in Mumbai and Nagpur are registered under same GSTIN. So एक तो इनका रिटेल शोरूम है और दो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स भी है, मुंबई और नागपुर में है दूसरी यूनिट। रिटेल शोरूम मुंबई में और सारे सेम जीएसटी नंबर पे क्या है, रजिस्टर्ड है। अगर इनके बीच में आपस में कोई मूवमेंट होगा गुड्स का, है ना, इनके पास ब्रांच ट्रांसफर होगा गुड्स का, तो उसके केस में हमें अलग से उसके ऊपर जीएसटी चार्ज नहीं करना है क्योंकि सेम जीएसटी में रजिस्टर्ड है। तो ये डिस्टिंक्ट पर्सन नहीं होंगे, इसलिए ये जो आपस में सप्लाई करेंगे उसको टैक्सेबल नहीं किया जाता जीएसटी में। उसके बाद देखो, The company has a manufacturing unit in Bangalore registered under GST in the state of Karnataka. एक अलग मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है बेंगलोर में जो कर्नाटका में अलग से रजिस्टर्ड है और एक और रिटेल शोरूम है कहाँ पर, अहमदाबाद गुजरात में, वो अलग से रजिस्टर्ड है। डिफरेंट स्टेट्स हो गए। The company is providing the following details with regard for the month of October. अक्टूबर मंथ की हमें डिटेल दे रखी है। सबसे पहले दे रखा है सेल ऑफ टैक्सेबल गुड्स। कहाँ का दे रखा है, रिटेल शोरूम का, मुंबई यूनिट का और नागपुर यूनिट। 6,50,000, 12,50,000 एंड 13,50,000। फिर हमें रॉ मटेरियल की परचेज की डिटेल दे रखी है। ये तो सेल था, आउटवर्ड सप्लाई। अब हमें इनवर्ड सप्लाई की डिटेल दे रखी है कि आपने टैक्सेबल रॉ मटेरियल इन दोनों यूनिट्स में खरीदा है, 12,70,000 और 11,80,000 के। फिर आपने सिक्योरिटी सर्विसेज के लिए पेमेंट किया, ये भी आपकी इनवर्ड सप्लाई है। ठीक है, 1,50,000 और 1,10,000। तो ये वाला जो ट्रांजेक्शन था रॉ मटेरियल परचेज वाला, जो नॉर्मली फॉरवर्ड चार्ज में टैक्सेबल हुआ होगा, आप इसका नॉर्मली आईटीसी दे दोगे। अब ये सिक्योरिटी सर्विसेज हैं, इसके रिगार्डिंग हमें देखना पड़ेगा कि प्रॉपरली हमें समझना पड़ेगा कि किसने ये सर्विसेज दी है। और हम तो क्या है, वी आर अ बॉडी कॉर्पोरेट एंड अ रजिस्टर्ड पर्सन। ठीक है, तो सिक्योरिटी सर्विसेज केस में आरसीएम का एक क्लॉज आता है विच सेज कि अगर सिक्योरिटी सर्विसेज अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट प्रोवाइड करता है, सप्लायर अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट होना चाहिए और रेसिपेंट रजिस्टर्ड पर्सन होना चाहिए, तो क्या लगता है, आरसीएम लगता है। रेसिपेंट जो है वो तो रजिस्टर्ड पर्सन है, हमने देख लिया, ये मुंबई और नागपुर यूनिट महाराष्ट्र में सेम जीएसटी पे रजिस्टर्ड। हमें सप्लायर की इन्फॉर्मेशन अभी यहाँ पे पेंडिंग है जो कि हमें नहीं दे रखी है। सो लेट्स चेक एडिशनल इन्फॉर्मेशन में कुछ है क्या। एडिशनल इन्फॉर्मेशन अगर आप फर्स्ट पॉइंट देख रहे हो तो यहाँ पे सिक्योरिटी सर्विसेज की बिल्कुल बात कर रखी है। इन्होंने बोला जो मुंबई यूनिट की सिक्योरिटी सर्विसेज है ना, उसका पेमेंट हमने किसको किया है, सेफ एंड सिक्योर सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड को, मतलब एक बॉडी कॉर्पोरेट को। अगर अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट होता और सामने वाला रजिस्टर्ड पर्सन तो है तो यहाँ पे आरसीएम लगता था, बट यहाँ पे क्या है, बॉडी कॉर्पोरेट। इसका मतलब यहाँ पे आरसीएम नहीं लगेगा, आरसीएम नहीं लगेगा, मतलब फॉरवर्ड चार्ज लग जाएगा। फिर पर फॉरवर्ड चार्ज यहाँ पे लग जाता, बट उन्होंने कह दिया ये रजिस्टर्ड ही नहीं है। अब रजिस्टर्ड नहीं है तो फॉरवर्ड चार्ज में वो टैक्स कैसे देगी, तो यहाँ पे फॉरवर्ड चार्ज भी आइडियली अप्लाई नहीं हो पाएगा क्योंकि वो रजिस्टर्ड नहीं है, तो जीएसटी चार्ज कहाँ से करेगी। इससे ही समझ में आता है, ना तो यहाँ पे आरसीएम हुआ ना एफसीएम हुआ, तो ये जो ट्रांजैक्शन है टैक्सेबल ही नहीं है और इसके ऊपर अल्टीमेटली फिर आईटीसी भी हमें देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, फिर है फॉर नागपुर यूनिट द पेमेंट फॉर security services for the month of October has been made to Vigilant Solutions, a partnership firm. ये other than body corporate है, तो यहाँ पे आरसीएम फिर लग जाएगा, आरसीएम आएगा और आईटीसी भी हमें मिल जाएगा। अगर हम यहाँ देखें, यहाँ पे तो ये ट्रांजैक्शन पे ना तो आरसीएम है, ना एफसीएम है और ना ही आईटीसी है, और इस ट्रांजैक्शन पे आरसीएम भी है और आईटीसी भी है।
उसके बाद नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है वो आउटवर्ड सप्लाई हो गया, क्योंकि हमने इंटरेस्ट रिसीव किया है, हमारी इनकम है, फिक्स डिपॉजिट पे इंटरेस्ट मिला है, नेशनलाइज बैंक से आपको मिला है 1,08,000 का। सो इंटरेस्ट जो होता है वो क्या होता है, जीएसटी में एग्जेम्प्ट रहता है, ठीक है। सो ये तो क्या हो जाएगा, एग्जेम्प्ट सप्लाई का पार्ट, सॉरी ये एग्जेम्प्ट एक तरीके से एग्जेम्प्ट हो जाएगा आपका, ठीक है। उसके बाद आपने सिक्योरिटीज की सेल करी है, ठीक है, इनको आपने परचेज 2,75,000 पे किया था, 4,50,000 पे इनको सेल कर दिया। ये जो ट्रांजैक्शन है सिक्योरिटीज का जो सेल परचेज है वो जीएसटी में टैक्सेबल नहीं होता है, क्योंकि ना तो वो गुड्स है ना ही वो सर्विसेज है, तो एक तरीके से नॉन सप्लाई हम इसको बोल सकते हैं, ठीक है। तो जो नॉर्मल एग्जाम सप्लाई होती है जो हम एग्जाम्पशन चैप्टर में पढ़ते हैं, है ना, और जो बेसिकली गवर्नमेंट नोटिफाई करती है, वो तो इस टाइप की सप्लाईज है। पर एक हम E/F के लिए एग्जाम सप्लाई अलग से कैलकुलेट करते हैं, उसके अंदर ही इंटरेस्ट वाला कंपोनेंट स्पेसिफिकली एक्सक्लूड कर रखा है। पर जो नॉर्मली हम एग्जाम सप्लाई, एग्जाम टर्नओवर, E/F की कैलकुलेशन जो हम आईटीसी का पोर्शनमेंट करते हैं, वहां पे ये सेल ऑफ सिक्योरिटीज का अमाउंट भी आता है, और उसका कितना आता है, 1% आती है इसकी वैल्यू, 1% और 4.5 लाख, तो वो क्या हो जाएगा 4,500 रुपीज। सो अगर हमें यहाँ पे कैलकुलेशन करने को अगर इनकेस बोला जाए E/F, तो वो भी इस तरीके से कैलकुलेट होगा, मैं साथ में बताती चलती हूँ। उसके बाद एग्रीकल्चरल लैंड की सेल दे रखी है। सो एग्रीकल्चरल लैंड की अगर सेल हुई है, ये ट्रांजैक्शन तो नॉन सप्लाई होगा, शेड्यूल 3 में फॉल हो रहा है क्योंकि, ठीक है, सेल ऑफ लैंड बिल्डिंग, राइट। तो ये नॉन सप्लाई तो है, शेड्यूल 3 का ट्रांजैक्शन है। पर E/F में अगर आपको याद हो तो हम इसकी SDB को इंक्लूड करते हैं, तो 1.85 CR SDB E/F, जो E है ना एग्जेम्प्ट टर्नओवर फॉर रूल 42(1)43, वहां पे ये 1.85 CR काउंट होगा। उसके बाद फिर अगेन ओल्ड फैक्ट्री बिल्डिंग की सेल है, सो ये भी क्या है, नॉन सप्लाई, शेड्यूल 3 में फॉल हो जाएगा, ठीक है। पर जब E/F की कैलकुलेशन करते हैं तो यहाँ पे भी वही SDB काउंट करेंगे। ये जो 90 लाख की वैल्यू, दिस इज नॉट रेलिवेंट, 75 लाख यहाँ पे काउंट हो जाएगा। एक सेकेंड, नेक्स्ट है, फर्स्ट पॉइंट तो हमने पढ़ ही लिया, एडिशनल इन्फॉर्मेशन का। सेकंड पॉइंट देखो, October being Diwali month, retail showroom at Mumbai has sold combo packs of food processors and electric irons at a discounted rate to boost its sale. तो इन्होंने क्या किया, कॉम्बो सेल्स करी है, ये साफ साफ दिख रहा है मिक्स सप्लाई है, क्योंकि यहाँ पे नेचुरली तो बंडल है नहीं, फूड प्रोसेसर्स और इलेक्ट्रिक आयरन्स, इनको बस हमने साथ में ज्यादा सेल बूस्ट हो जाए इसलिए हमने इनको साथ में सेल किया, तो ये मिक्स सप्लाई का पार्ट है। सो ये जो कॉम्बो पैक्स की सेल है उसको हम मिक्स सप्लाई ट्रीट करेंगे, और इसके ऊपर जो जीएसटी की रेट लगेगी कौन सी लगेगी, जो हाईएस्ट रेट, तो हम चेक कर लेते हैं इनके लिए सेपरेट रेट्स दे रखी है क्या। सो देखो इन्होंने कहा है कि जो इलेक्ट्रिक आयरन है उसके ऊपर 18% का रेट लगता है, और इसके अलावा जो भी है उसके ऊपर 12% का रेट हमें लगा के चलना है। सो अब अगर आप देखो फूड प्रोसेसर्स पे इसका मतलब है 12% की रेट, और इलेक्ट्रिक आयरन पे 18% की रेट, तो मिक्स सप्लाई केस में टोटल 18% यहाँ पे लगेगा। इन्होंने बोला ईच कॉम्बो पैक को हम 6,000 पे सेल करें, और जो टोटल सेल हमें रिटेल शोरूम की दे रखी है ऊपर 6,50,000 की, उसमें 1,50,000 क्या है, ये वाली सेल्स है, कॉम्बो की सेल्स। उसके अलावा इलेक्ट्रिक आयरन्स को इन्होंने लिखा है कि ये हमने स्पेशली प्रिक्योर किया है, हम इसको खुद मैन्युफैक्चर नहीं करते हैं, एंड इनको कुछ हमने इंडिविजुअली भी सेल कर दिया फिर, और ऐसी इंडिविजुअल जो हमने इलेक्ट्रिक आयरन सेल करी है उसका टोटल अमाउंट कितना है 36,000, तो इस 36,000 पे भी 18% की रेट लग जाएगी, ठीक है। ये तो इलेक्ट्रिक आयरन की सेल है। इसके अलावा जो अमाउंट बचेगा, कितना टोटल अमाउंट देखो 6,50,000 का है, उसमें से 150 और 36,000 अगर आप लेस करते हो, सो इट वुड बी जो रिमेनिंग 4,64,000 बचा, रिमेनिंग जो सेल्स है रिटेल शोरूम की, वो 4,64,000 है, उसके ऊपर 12% का जीएसटी लग जाएगा, ठीक है। तो अगर ये काम आएगा तो इस तरीके से सॉल्व होगा। उसके बाद देखो नागपुर यूनिट इशू कर रही है क्रेडिट नोट फॉर 1,80,000 टू इट्स बायर्स इन द मंथ ऑफ नवंबर। अब ये दूसरे मंथ का ट्रांजैक्शन हमें देखने को मिल रहा है, अभी तक अक्टूबर की बातें थी, अभी हम नवंबर में पहुंच चुके हैं। पर डिस्काउंट दिया है क्योंकि उन्होंने टाइमली पेमेंट कर दिया, इसलिए हमने उनको डिस्काउंट दिया है। ये जो डिस्काउंट है इसका ऑलरेडी बायर्स को इन्फॉर्मेशन थी कब,
सेल के टाइम पे जो अक्टूबर में सेल हुई तभी इस बारे में पता था कि ऐसा डिस्काउंट अगर मिलेगा आपको अगर आप टाइमली पेमेंट कर देते हो। और इसके चलते जो बायर्स थे उन्होंने प्रोपोर्शनल आईटीसी भी क्या कर दिया, रिवर्स कर दिया। सो जो बेसिकली 15(3) की कंडीशन होती है आप डिस्काउंट को लेस कर सकते हो, है ना, वो सही यहाँ पे सेटिस्फाई हो रही है। उसमें ये तो होता है कि बेसिकली आप उसको क्या कर सकते हो, लिंक कर सकते हो टू द इनवॉइसेज। आप क्या कर सकते हो, आपको उसके बारे में पहले से पता था जब आप सेल कर रहे थे और आपने प्रोपोर्शनल जो बायर है उसने प्रोपोर्शनल आईटीसी भी रिवर्स कर दिया, तो आप उस डिस्काउंट को लेस कर सकते हो बेसिकली। सो यहाँ पे सब बायर्स के केस में कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है एक्सेप्ट वन बायर जिसने क्रेडिट नोट जिसको हमने दिया 23,000। सो अगर हम देखें कितने क्रेडिट नोट्स हैं जिसको हम अपनी सेल में से लेस कर सकते हैं। नवंबर की अगर आप सेल देखोगे इन्होंने बता रखी 16 लाख की सेल है, तो जो नेट सेल आएगी नवंबर की वो कितनी हो जाएगी, 16 लाख माइनस जो क्रेडिट नोट्स एलिजिबल है, बट एलिजिबल कितने हैं इन दोनों का नेट अमाउंट। So 180 minus 23,000 that is 1,57,000 ये है एलिजिबल क्रेडिट नोट्स। ठीक है, इसको हम एक तरीके से जीएसटी क्रेडिट नोट्स कह सकते हैं। इसका हम रिवर्स मतलब बेसिकली लेस कर पाएंगे अपने टोटल टर्नओवर में से। तो 1,57,000 हम यहाँ से लेस कर सकते हैं। सो 14,43,000 पे ही हमें नवंबर मंथ में क्या देना पड़ेगा, जीएसटी देना पड़ेगा। उसके बाद है फर्दर इन द मंथ ऑफ दिसंबर मुंबई यूनिट रिसीव्ड 3,15,000 एज इंटरेस्ट ऑन डिलेड पेमेंट ऑफ सेल कंसिडरेशन फ्रॉम इट्स बायर्स। जीएसटी सेपरेटली रिकवर्ड ऑन सेम इफ एप्लीकेबल। जनरली हम इंटरेस्ट तो क्या मानते हैं, इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी, पर यहाँ पर इन्होंने क्योंकि स्पेसिफिकली कह दिया कि ये अमाउंट एक्सक्लूसिव ऑफ जीएसटी है तो अब इसको हम एक्सक्लूसिव ट्रीट करेंगे। अच्छा, एक और चीज ये दिसंबर मंथ की इंफॉर्मेशन है। सो यहाँ पे मंथ चेंज हो रहे हैं उनका भी ध्यान रखना है। सो मुंबई यूनिट को इंटरेस्ट मिला है डिलेड पेमेंट पे। बिल्कुल, आपने एक मेजर सेल करी थी उसी के रिगार्डिंग अगर आपको इंटरेस्ट मिलता है तो फिर वो क्या होता है, जीएसटी में टैक्सेबल होता है। अगर आप लोन डिपॉजिट एडवांस का नॉर्मल जो इंटरेस्ट होता है दैट इज एग्जेम्प्टेड जीएसटी, पर अगर आप कोई एक मेन सप्लाई करते हो उससे एसोसिएटेड आप इंटरेस्ट की रिकवरी करते हो तो वो टैक्सेबल रहता है। तो इन्होंने बोल दिया ये इंटरेस्ट किससे पर्टेन कर रहा है, अक्टूबर मंथ की सेल से। पर इंटरेस्ट टैक्सेबल कब होता है, जब इसको एक्चुअली हम रिसीव करते हैं, तो ये दिसंबर मंथ में टैक्सेबल होगा। मुंबई यूनिट ने रिपोर्ट करी है सेल्स ऑफ 12 लाख इन द मंथ ऑफ दिसंबर। तो 12 लाख की सेल इन्होंने और रिपोर्ट करी है बेसिकली दिसंबर मंथ में। सो दिस इज गोइंग टू बी टैक्सेबल। आगे देखो, स्टॉक वैल्यूड एट 7,30,000 वाज ट्रांसफर्ड फ्रॉम मुंबई यूनिट टू नागपुर यूनिट ऑन अक्टूबर 16। अब आपने मुंबई यूनिट नागपुर यूनिट ये दोनों ही कहाँ है, महाराष्ट्र में, आपस में स्टॉक ट्रांसफर किया। मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था सेम जीएसटी आइन है ना इनका, तो सो आपस में अगर ये स्टॉक ट्रांसफर वगैरह करेंगे तो दैट इज नॉट टैक्सेबल अंडर जीएसटी। ठीक है, सो ये क्योंकि आपस में डिस्टिंक्ट पर्सन ये नहीं है तो ये जो 7,30,000 का जो ये ट्रांजैक्शन है दैट इज टोटली इग्नोरेबल। फिर इन्होंने क्या किया है, स्टॉक वैल्यू 6,80,000 वाज आल्सो ट्रांसफर्ड फ्रॉम मैंगलोर यूनिट टू रिटेल शोरूम एट अहमदाबाद। अब ये दो डिफरेंट स्टेट्स का ट्रांजैक्शन है, दोनों सेपरेटली रजिस्टर्ड भी है और इससे क्या पता चलता है कि आपस में क्या है, डिस्टिंक्ट पर्सन भी है। तो डिस्टिंक्ट पर्सन के बीच में ट्रांजैक्शन हो रहा है, रिलेटेड पर्सन के बीच में ट्रांजैक्शन हो रहा है। 6,80,000 का ये स्टॉक वैल्यूड है, लेकिन हमने बिलिंग किस अमाउंट पे करी है, 5 लाख रुपीज पे करी है। सो यहाँ पर हमें थोड़ा रूल्स के अंदर जाना पड़ेगा क्योंकि आप रिलेटेड डिस्टिंक्ट पर्सन के साथ ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट कर रहे हो। तो वहाँ पे फिर हम ओपन मार्केट वैल्यू वगैरह एनालाइज करते हैं और 90% वाला रूल लगाते हैं, लाइक काइंड इक्वालिटी वाली चीजें देखते हैं, वो सब यहाँ पे एप्लीकेबल हो सकता है। October 23, a truck carrying finished goods of the Mumbai unit was intercepted by the proper office. The PO was of the view that e-way bill was not prepared in accordance with the provisions of GST law. The truck along with the goods was seized by the PO under section 129. तो आपके goods seize कर लिए गए हैं। सीजर ऑर्डर पास हुआ अक्टूबर 23 को और कम्युनिकेट कब किया गया, अक्टूबर 24। ठीक है, इसके रिगार्डिंग को जो भी क्वेश्चन होगा अकॉर्डिंगली हम देख लेंगे।
फिर बस वही जीएसटी की रेट्स दे रखी है। अब हम क्वेश्चंस देखते हैं क्या क्या पूछा है। फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि हमें टैक्सेबल सप्लाई बतानी है नागपुर यूनिट की अक्टूबर मंथ की, और ग्रॉस टैक्स लाइबिलिटी बतानी है विदाउट आईटीसी नवंबर मंथ की। ठीक है, नागपुर यूनिट की हमें टैक्सेबल सप्लाई तो अक्टूबर की बतानी है और टैक्स लाइबिलिटी हमें नवंबर की बतानी है, वो भी विदाउट आईटीसी कंसिडरेशन। सो अक्टूबर मंथ, ठीक है, नागपुर यूनिट टैक्सेबल सप्लाई, दिस इज टैक्सेबल 13,50,000। इसके अलावा आउटवर्ड सप्लाई में तो ये है, जो ये तो एग्जाम है, बाकी सारी नॉन सप्लाई वगैरह है। तो 13,50,000 इज द ओनली थिंग विच इज टैक्सेबल अक्टूबर मंथ के लिए। फिर उसके अलावा एडिशनल इन्फॉर्मेशन में देखेंगे तो अक्टूबर मंथ में नागपुर यूनिट के लिए तो हमें और कुछ नहीं दे रखा है, नवंबर मंथ का दे रखा है ना, ये वाला पॉइंट है नवंबर मंथ का नागपुर यूनिट का, जिसमें हमने कैलकुलेट भी कर लिया था इनका नेट टर्नओवर कितना होगा नवंबर का, 1443 होगा। इसके ऊपर हम जीएसटी लगाए अगर 12% का जीएसटी लगा दो इसके ऊपर, सो 1443 पर 12% इज 173,160। ठीक है, सो 173,160 और 13,50,000। सो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट है, यस ऑप्शन सी करेक्ट। उसके बाद देखो मैं पेन चेंज कर लेती हूँ। नेक्स्ट है वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई मेड बाय मुंबई यूनिट ड्यूरिंग द मंथ ऑफ अक्टूबर एंड इट्स ग्रॉस टैक्स लायबिलिटी फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर। सो मुंबई यूनिट के लिए हमें अक्टूबर की तो टैक्सेबल सप्लाई बतानी है और दिसंबर का हमें ग्रॉस टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करना है। सो अब चलते हैं। मुंबई यूनिट की अगर आप देखोगे 12,50,000 अगर आपको यहाँ पे दिख रहा है, ये है। उसके अलावा तो एग्जाम्प्ट है या फिर नॉन सप्लाई वगैरह वाली चीजें या फिर इनपुट मतलब हमारा परचेजेस वाली चीजें हैं। सो और कुछ तो है नहीं। तो 12,50,000 मुंबई यूनिट का। फिर ये जो है ये तो इनवर्ट सप्लाई की डिटेल है, ये डिटेल शोरूम की डिटेल है। फिर सीधा दिसंबर मंथ की बात आ रही है जो हमें यहाँ पे देखनी रहेगी फॉर टैक्स कैलकुलेशन। सो यहाँ पे अगर देखोगे एक तो ये 12 लाख की आपकी सेल और ये आपने जो इंटरेस्ट आपको रिसीव हुआ है 3,50,000 का, ये आपका टोटल बेसिकली बैठ जाएगा 15,15,000 का। दिस इज गोइंग टू बी टैक्सेबल एट द रेट 12%। सो ये आपका टैक्स कितना निकल के आएगा 1,81,800। सो 12,50,000 and 1,81,800 should be answer. 1250 and 1,81,800. So option D is correct. Yes. Next question. Again मैं पेन चेंज कर लेती हूँ ताकि आपको पता चलते जाए एग्जैक्टली हम कौन कौन सा क्वेश्चन करें, क्योंकि बहुत ज़्यादा जो हमने क्वेश्चन करते टाइम में बहुत सारी चीज़ें लिख ली थी केस स्टडी पढ़ते टाइम। Which of the following statement is correct with regard to gross tax liability for outward supply made by retail showroom at Mumbai? अब हमें बताना है ग्रॉस टैक्स लाइबिलिटी फॉर रिटेल शोरूम। और अगर आप ऑप्शन देखते हैं तो वहाँ पे आपको क्लियर समझ में आ रहा है कि आपको सारे ऑप्शन में विदाउट आईटीसी वाला ऑप्शन दे रखा है, तो आपको विदाउट आईटीसी यहाँ पे कैलकुलेशन करनी रहेगी। तो हम रिटेल शोरूम पे चल लेते हैं। देखो रिटेल शोरूम अक्टूबर मंथ का अगर हम देखें 6,50,000 की सेल है, बाकी कुछ तो सेल में आएगा नहीं, टैक्सेबल होगा नहीं। उसके बाद जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन है ये अभी हमारे काम में आएगी क्योंकि हमें यहाँ पे टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करनी है। तो बस जो मैंने यहाँ पे पूरी कैलकुलेशन करी रखी है कि यहाँ पे आप किस किस के ऊपर कौन सी रेट लगानी है। सो 1,50,000 एंड 36,000 पे जो 18% की रेट लगेगी। सो 1,86,000 का 18% होता है 33,480 का, ठीक है, इन दोनों को मिला के। और ये 12% कितना होता है 464 का 12% 55,680। तो ये टोटल हो जाएगा 89,160। सो अगर हम देखें ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट हो रहा है, आंसर चेक कर लेते हैं, ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोबारा से चेंज कर लेते हैं बैंक। वैल्यू ऑफ एग्जाम सप्लाई प्रोवाइडेड बाय नागपुर यूनिट एंड मुंबई यूनिट ड्यूरिंग द मंथ ऑफ अक्टूबर। हमें नागपुर यूनिट और मुंबई यूनिट की नॉर्मल एग्जाम सप्लाई निकालनी है। नॉर्मली एग्जाम सप्लाई का मतलब क्या होता है, जो हम एग्जाम्शंस में पढ़ते हैं है ना, जिसके ऊपर निल रेट एप्लीकेबल होती है, जो गवर्नमेंट नोटिफाई करती है, ठीक है, उनको एग्जाम सप्लाई बोलते हैं। तो जो नॉर्मल एग्जाम सप्लाई है उसमें अगर आप देखोगे
मैंने यहाँ पे एग्जेम्प्ट किस में लिखा हुआ है, ई को मत देखो, ई इज डिफरेंट, एग्जेम्प्ट किस पे लिखा हुआ है, इस पे लिखा हुआ है 1,08,000 पे। इसके अलावा ये जो बाकी उनके रिगार्डिंग देखो मैंने नॉन सप्लाई लिख रखा है, ना कि एग्जेम्प्ट लिख रखा है। सो एग्जेम्प्ट सिर्फ क्या होगा, नागपुर यूनिट के केस में 1,08,000, मुंबई यूनिट के केस में तो 0 इज एग्जेम्प्ट सप्लाई। सो ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट होगा, नागपुर यूनिट का 1,08,000, मुंबई का नील। ठीक है, अगर नॉर्मली उसे एग्जाम सप्लाई पूछे तो ये वाली ही एग्जाम सप्लाई कंसिडर करनी होती है। जब तक रूल 42, 43 का ये लोग जिक्र ना करे आप खुद से अप्लाई मत किया करो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ इन्होंने रूल 42, 43 के बेसिस पे एग्जाम सप्लाई पूछे, जो हम E/F में यूज करते हैं, है ना, जो हमारा फॉर्मूला होता है वहां पे इंटू E/F करते हैं, वहां पे जो ये ई होता है दैट इज एग्जाम सप्लाई फॉर रूल 42, 43। इसके लिए एग्जाम सप्लाई हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो वो मैंने ई वाली जो कैलकुलेशन बताई थी ना, वो वहां से कैलकुलेट हो जाएगा। देखो ई वाली कैलकुलेशन में ये वाला जो एग्जाम नॉर्मली एग्जाम हुआ था, बट ये ई वाली कैलकुलेशन में एग्जाम ट्रीट नहीं होता, क्योंकि इसको स्पेसिफिकली बोल रखा है कि इसको आपको एक्सक्लूड करना है फॉर रूल 42, 43 एग्जाम सप्लाई में से। ठीक है, सो एक तो ये, एक ये और एक ये। सो अगर मैं मुंबई यूनिट की बात करूँ तो 4,575 लाख, मतलब 75,04,500, और अगर मैं बात करूँ फॉर नागपुर यूनिट तो 1.85 करोड़। सो आंसर देख लेते हैं, नागपुर यूनिट 1.85 करोड़ से मुंबई यूनिट 75,04,500। सो ऑप्शन बी यहाँ पे करें। नेक्स्ट बोल रखा है मुंबई जो यूनिट है wishes to file an appeal against the order passed by the proper officer authorizing the seizure of the truck and the goods transported herein। आपको अपील फाइल करनी है, अपील किसके सामने फाइल करोगे आप, सीधी सी बात है, आप जाओगे अपीलेट अथॉरिटी के पास, ए के पास, और ए के पास जब असेसी अपील फाइल करता है तो टैक्स पेयर को मिलते हैं 3 मंथ्स का टाइम, उसको एक्सटेंड कर सकते हैं 3 मंथ्स, बट नॉर्मली 3 मंथ्स मिलता है, तो हमें तो नॉर्मल केस में 3 मंथ्स ही काउंट करना होता है। तो हमें बताना कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। फर्स्ट तो कह रहा है कि कोई अपीलेट रेमेडी अवेलेबल नहीं है, तो ये तो इनकरेक्ट हो गया। दूसरा कह रहा है कि आप अपील हाई कोर्ट को करोगे, पागल हो गया। उसके बाद तीसरा कह रहा है आप अपीलेट अथॉरिटी को करोगे, और चौथा कह रहा है आप रिविजनल अथॉरिटी को करोगे। सो नहीं, आप अपीलेट अथॉरिटी को करोगे, वो भी 3 मंथ्स। 3 मंथ्स पता है कहाँ से काउंट होते हैं, फ्रॉम द डेट ऑफ कम्युनिकेशन ऑफ ऑर्डर। सो ऑर्डर भले ही देखो, आप देखोगे यहाँ पे ऑर्डर पास हुआ है अक्टूबर 23 को, बट ये रेलेवेंट नहीं है। डेट ऑफ कम्युनिकेशन से हम 3 मंथ्स काउंट करते हैं। सो नवंबर, दिसंबर एंड जनवरी। सो जनवरी 24 तक आप ये बेसिकली अपील कर सकते हो। सो ऑप्शन यहाँ पे आपका सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट केस सिनेरियो, Bella Petroleum Limited is engaged in the business of refining and marketing of petroleum products. It has one refinery each in the states of Tamil Nadu, West Bengal and Maharashtra, and numerous administrative and marketing offices spread across the country. So इनकी रिफाइनरी है तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल, महाराष्ट्र में, और बहुत सारे इनके मार्केटिंग एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसेस वगैरह अक्रॉस द कंट्री है। The company has separate marketing cum administrative offices for every major state and common administrative cum marketing offices for a group of small states. So कुछ के लिए बंच बना लेते हैं, सारे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं, तो एक उनके लिए मार्केटिंग और एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस बना दिया। कोई बड़ा स्टेट है जैसे राजस्थान हो गया, महाराष्ट्र हो गया, उनके लिए एक सिंगल बना दिया। सो वेरी करता है। Company also blends lubricants in its blending plants located in the state of Maharashtra and Tamil Nadu. So इनके blending plants भी हैं। As a policy, all the places of business of the company in a state are registered under GST under one registration. तो same GST है ना, अगर same state में आपकी branches भी located है, तो ये भी point काम आ सकता है अगर ऐसा कुछ information हो। Imported crude is used as input in the refinery and following major products are extracted after refining process. So कुछ products हैं जिनके ऊपर GST लगता है, जैसे बेस ऑयल, फर्नेस ऑयल, बिटुमेन, LPG, और कुछ प्रोडक्ट्स हैं जो नॉट चार्जेबल टू GST, जैसे पेट्रोल, डीजल
और एयर टर्बाइन ट्यूब. Base oils are further sent to blending plants where they are blended with additives to produce lubricants. The company provides the following particulars for state of Tamil Nadu, Maharashtra and West Bengal for the month of January. हमें 3 स्टेट्स की इंफॉर्मेशन यहाँ पे दे रखी है. पहला दे रखा है ग्रुप बी के प्रोडक्ट्स. ठीक है, ग्रुप बी के प्रोडक्ट्स क्या है? ये बेसिकली जीएसटी में इनको परमानेंटली एक्सक्लूड कर रखा है. वैसे तो देखा जाए तो पेट्रोल डीजल वगैरह है ना, सो ये तो नॉट चार्जेबल जो जीएसटी वाली चीज है, तो इनके ऊपर तो जीएसटी लगना नहीं है. और ये क्या है? इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस ड्यूटीज. तो अगर कहीं यूज आ रहा होगा तो ध्यान रखना है इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी वाले अमाउंट है, इंक्लूसिव ऑफ टैक्सेस वाले अमाउंट है. जीएसटी तो लग नहीं रहा, बाकी अगर कोई जैसे एक्साइज ड्यूटी वगैरह इन पे लगती है तो वो इसमें ऑलरेडी इंक्लूडेड है. फिर ग्रुप ए प्रोडक्ट्स की सप्लाई दे रखी बिफोर ऑल टैक्सेस एंड ड्यूटीज. ये सारे टैक्सेस और ड्यूटीज को एक्सक्लूड करके अमाउंट दे रखा है इनका 100-220 का. देन एक्साइज ड्यूटी ग्रुप बी प्रोडक्ट्स की हमें सेपरेटली दे रखी है, वट एवर दी अमाउंट इज. फिर बेड भी ग्रुप बी प्रोडक्ट्स का दे रखा है. तो जो फर्स्ट वाला जो अमाउंट है ना, ये इनमें ऑलरेडी ये वैट और एक्साइज ड्यूटी इंक्लूडेड है. तो अगर हमें कहीं जरूरत पड़ती है तो इनको एक्सक्लूड करना पड़ सकता है हमें. उसके बाद टैक्स पेड ऑन इनपुट्स एंड इनपुट सर्विसेज प्रोक्योर्ड एट द ब्लेंडिंग प्लांट 560. टैक्स पेड ऑन स्पेयर्स प्रोक्योर्ड एट द रिफाइनरी. स्पेयर्स आर बुक्ड इन रेवेन्यू अकाउंट. सो हम इनको रेवेन्यू अकाउंट में बुक कर रहे हैं, सो हम आईटीसी ले सकते हैं आराम से. इसका भी कैपिटलाइजेशन हो ही नहीं रहा इनका ऑल टुगेदर ही. टैक्स पेड और इनपुट्स एंड इनपुट सर्विसेज प्रोक्योर्ड एट मार्केटिंग कम एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस, उसका अलग से दे रखा है. कैपिटल एसेट का दे रखा है एट द ब्लेंडिंग प्लांट, और कैपिटल एसेट प्रोक्योर्ड एट रिफाइनरी का दे रखा है. फिर ठीक है. Due to sudden fire in the storeroom of the refinery located in Maharashtra on 28th February, the entire quantity of spares procured in the month of February itself gets destroyed. February में हमने कुछ चीजें परचेज करी थी, स्पेयर्स परचेज करे थे, और February में ही क्या हुआ, 28 February को ये फायर लग गई, आग लग गई, उसके कारण ये डिस्ट्रॉय हो गई. अगर सेम मंथ में, अगर देखो सपोज मैंने पहले कभी परचेज किया होता तो मैं इसका ऑलरेडी आईटीसी ले चुकी होती और फिर ये डिस्ट्रॉय होते तो मुझे आईटीसी रिवर्सल वगैरह वाली चीजें करनी पड़ जाती है. पर यहाँ पे अभी तक तो फरवरी की मुझे बताओ रिटर्न कब जाएगी, मार्च में, तभी तो मैं इसका आईटीसी अवेल कर पाती ना. तो अभी तक तो रिटर्न गई नहीं है. अभी 28 फरवरी को ऑलरेडी सेम मंथ में आग लग चुकी है. सो यहाँ पर मैं आईटीसी का रिवर्सल नहीं करूंगी, यहाँ मैं आईटीसी अवेल ही नहीं करूंगी. क्या यहाँ पे आईटीसी अवेल ही नहीं कर सकती. उसके बाद अज्यूम करना है ऑल ग्रुप ए प्रोडक्ट्स, उनके ऊपर 18% जीएसटी है. ओपनिंग बैलेंस आईटीसी का निल है. सब्जेक्ट टू द इंफॉर्मेशन गिवन अबव, अज्यूम दैट ऑल द कंडीशंस नेसेसरी फॉर अवेलिंग आईटीसी हैज बीन फुलफिल्ड. फर्दर देयर इज नो अदर आउटवर्ड और इनवर्ड सप्लाई ट्रांजैक्शन इन जनवरी एंड फरवरी अपार्ट फ्रॉम द अबव मेंशन्ड ट्रांजैक्शंस. क्वेश्चंस देखते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन इज सेइंग value of company supply in UT of Puducherry is 32,34,000 group A products और state of Goa में 18,38,000 group A plus group B products for the current financial year. GST registration का क्या situation है? देखो group A product क्या है GST लगने वाला. So basically दोनों ही state में आप ऐसे प्रोडक्ट का सप्लाई कर रहे हो जिनके ऊपर जीएसटी लगता है. योर टर्नओवर इज ऑलरेडी एक्सीडिंग द थ्रेशोल्ड. सो आपको दोनों ही जगह क्या करना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा. और वैसे भी एग्रीगेट टर्नओवर देते सारी ब्रांचेस का मिला के, ठीक है. और उसमें ये जो ग्रुप बी प्रोडक्ट्स है उनका टर्नओवर वगैरह भी इंक्लूड होता है, एग्जाम सप्लाई नॉन टैक्सेबल सबका इंक्लूड होता है. सो पहली बात तो आपको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, और रजिस्ट्रेशन दोनों स्टेट्स में ही लेना पड़ेगा. क्यों? क्योंकि यहाँ से भी आप ग्रुप ए प्रोडक्ट्स का कर रहे हो, यहाँ पे ग्रुप बी के साथ भी आप ग्रुप ए कर रहे हो. सो यहाँ पे भी आपको गोवा में भी आपको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ जाएगा. सो येस यू आर रिक्वायर्ड टू टेक रजिस्ट्रेशन फॉर बोथ पुडुचेरी एंड गोवा. ऑप्शन सी का यहाँ पे करेक्ट हो जाता है. ये 6 का आंसर हमने कर ही लिया था, और ये सी यहाँ पे रिक्वायर्ड फॉर बोथ पुडुचेरी एंड. नेक्स्ट एलिजिबल आईटीसी. पेन चेंज कर लेते हैं.
एलिजिबल आईटीसी बताना है, attributable to taxable supply available at marketing cum administrative office located in महाराष्ट्र for the month of जनवरी मंथ का हमें एडमिनिस्ट्रेटिव और मार्केटिंग जो ऑफिस है उसका एलिजिबल आईटीसी बताना। सबसे पहले देखो महाराष्ट्र वाला, ये सेकंड कॉलम है महाराष्ट्र का, इसमें से एडमिनिस्ट्रेटिव कम मार्केटिंग अगर आपको दिख रहा हो यहाँ लिखा हुआ है, राइट। और ये अमाउंट्स जो है ये थाउजेंड्स में है, ठीक है। 3000 का ये आईटीसी है, राइट, महाराष्ट्र स्टेट में मार्केटिंग कम एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस का। पर ये क्या पूरा 3000 में अवेल कर सकती हूँ? क्या ये पूरा एलिजिबल है? नो, इट इज नॉट फुल्ली एलिजिबल। यहाँ पे हमें रूल 42 43 वाला एप्लीकेशन जो करते हैं E/F वो हमें करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हम यहाँ पर ग्रुप ए तो टैक्सेबल प्रोडक्ट्स है, बट ग्रुप बी का भी तो सप्लाई कर रहे हैं जो कि टैक्सेबल नहीं है, राइट। यहाँ पे हमें E/F की कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। अब जब हम E/F निकालते हैं ना, उसमें ये जो कहीं भी नॉन टैक्सेबल सप्लाई अगर होती है तो उसमें अगर एक्साइज ड्यूटी वगैरह ऑलरेडी अगर ऐड होता है, वैट वगैरह ऐड होते हैं, उनको हमें लेस करना पड़ता है। तो ये 3400 में से हमें लेस करना पड़ेगा कितना? दीज टू अमाउंट्स, दैट इज 1600। ये नेट कितना निकल कर आ जाएगा? इट वुड बी 1800, ठीक है। ई तो हो जाएगा हमारा 1800 और एफ कितना हो जाएगा? 1800 प्लस 200, 2000। 1800 डिवाइडेड बाय 2000, क्या 1800 डिवाइडेड बाय 2000, 2700 इनएलिजिबल आईटीसी हो जाएगा जो हम अवेल नहीं कर सकते। 3000 में से 2700 अगर इनएलिजिबल हो गया तो 300 क्या है? एलिजिबल आईटीसी। So 300 is the eligible ITC, ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इट सेज द एलिजिबल ITC attributable to taxable supply in respect of the capital asset procured in the state of तमिलनाडु for the month of January। हमें तमिलनाडु स्टेट के लिए जो कैपिटल एसेट प्रोक्योर करी उसके लिए एलिजिबल ITC कितना है आप वो बताना है। सबसे पहले तमिलनाडु का कॉलम कौन सा है? फर्स्ट कॉलम इज ऑफ तमिलनाडु। इसमें हमने देखो कैपिटल एसेट जो परचेज करी वो कहाँ पर है? यहाँ पर। 12,000 की कैपिटल एसेट है, ठीक है। अब हो क्या रहा है? हम इसको यूज कर रहे हैं एग्जेम्प्ट प्लस टैक्सेबल के लिए, क्योंकि यहाँ पे बता तो रखा नहीं है, यहाँ पे बोला सीधा रिफाइनरी पे आई है और इसमें दोनों चीजें यूज हो गया अल्टीमेटली। हमें क्या करना रहेगा? वही यहाँ पे भी कैलकुलेशन होगी, पर यहाँ पे कैपिटल गुड्स के केस में थोड़ा डिफरेंट कैलकुलेशन होती है। हम क्या करते हैं, एक बार तो पूरा ले लेते हैं, है ना, पूरा का पूरा अवेल कर लेते हैं जितना आईटीसी 12,000 अवेल कर देंगे। उसके बाद हमें रिवर्सल करना पड़ता है, मंथली रिवर्सल्स होते हैं। कैसे करते हैं? 12,000 जितना भी आईटीसी होता है उसको डिवाइड करते हैं सबसे पहले तो मंथली में, 60 मंथ्स लेते हैं। क्यों? क्योंकि हम जीएसटी में 5 ईयर्स का लाइफ स्पान मानते हैं कैपिटल एसेट्स का, ठीक है। तो 5 ईयर्स में 12 मंथ्स ईच आएगा तो 60 मंथ हो जाएंगे। अगर मैं इसको कैलकुलेट करूं इट वुड बी कितना? 200, राइट। 200 मंथली रिवर्सल्स का मतलब बेसिकली मंथली क्रेडिट बनता है जिसमें से हमें रिवर्सल करना होगा। अभी 200 में से रिवर्सल कितने का होता है? E/F का, ठीक है। E और F तमिलनाडु के लिए अब निकालना पड़ेगा। देखो 1650 है, E होना चाहिए, पर इसमें से हमें लेस करना पड़ेगा वेट और एक्साइज ड्यूटी, दैट इज 500 एंड 250। 750 यहाँ से होगा लेस, तो ये कितना हो जाएगा? 900 हमारे E, और इसके अलावा बाकी F निकालने के लिए टोटल निकालते हैं तो उसमें बाकी जो टैक्सेबल वगैरह होता है वो भी ऐड कर देते हैं, तो 100 भी ऐड हो जाएगा, तो हमारा F निकल के आ जाएगा 1000, राइट। 200 into 9,000 divided by 900 divided by 1000, ये कितना हो जाएगा? 180 का बेसिकली क्या होना चाहिए? रिवर्सल करंट मंथ में। अब इन्होंने हमसे पूछा है
नेट अमाउंट है ना। सो हम क्या करेंगे इन दोनों को, ये क्योंकि सेम मंथ में हो रहा था, आप उसको नेट करके आंसर के लिए शो कर सकते हो, बट आइडियली होता है ऐसे कि ये हम अवेल करते हैं और इसका हम रिवर्सल करते हैं, तो रिवर्सल आउटपुट नेक्स्ट लाइब्रेरी में ऐड होता है। बट ठीक है, अब इसको अगर नेट में शो करूँ तो नेट इफेक्ट कितना होगा कि 180 माइनस 12,000 माइनस 180 इज 11,820। सो नेट कितना हो जाएगा 11,820 का यहाँ पे इफेक्ट हो जाएगा। डी ऑप्शन इसका। उसके बाद देखो lubricant valued at 10,000 has been stock transferred from blending plant in Tamil Nadu to refinery located in same state। इन्होंने पहले ही बोला सेम स्टेट में ये एक ही रजिस्ट्रेशन लेते हैं, डिफरेंट ब्रांचेस के लिए अलग अलग रजिस्ट्रेशन नहीं लेते हैं। तो सेम स्टेट में आप ट्रांसफर कर रहे हो, सेम जीएसटीआईन है आपके पास, तो यहाँ पे इसको सप्लाई ही नहीं माना जाएगा क्योंकि डिस्टिंक्ट पर्सन ही नहीं हुआ। सो इट इज नॉट अ सप्लाई। इन्होंने पूछा क्या जीएसटी पेबल कितना होगा, निल होगा क्योंकि ट्रांजैक्शन सप्लाई नहीं है। ऑप्शन ए करेक्ट है, यहाँ पे डी एंड यहाँ पे ए। उसके बाद with what action is required from Bella Petroleum Limited in respect to the spares destroyed by fire in February। तो मैंने बताया था इसमें क्या होगा, आप आईटीसी ही अवेल नहीं करोगे क्योंकि अभी तक आपने लिया ही नहीं है। शुड नॉट अवेल आईटीसी। रिवर्स तो आप तब करते हैं जब आपने पहले अवेल किया होता है, अभी तो आप अवेल ही नहीं कर पाए। फरवरी में आपने परचेज किया, फरवरी में डिस्ट्रॉय हो गया, तो आप अवेल ही नहीं करोगे इसका आईटीसी। ऑप्शन सी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये केस सिनेरियो से डिफरेंट है ना, 11th तक के क्वेश्चन थे केस सिनेरियो। ABC Private Limited exported a consignment of goods to Messrs. George, located in France in January 2024, and paid applicable export duty. Due to quality issues, Messrs. George rejected the goods and they were returned to ABC Private Limited in October 2024. उसके बाद क्या हुआ, यहाँ पे जब रिटर्न हुआ है उसमें रीसेल इन्वॉल्व नहीं है, ऐसा नहीं है हम लोग को ठीक करके वापस भेजना है, ऐसा कुछ नहीं है, परमानेंटली रिटर्न हो गया आज। The proper officer passed the clearance order for the return goods on 15th October। 15th October को clearance order भी पास हो गया उन रिटर्न गुड्स का। आपने रिफंड की एप्लीकेशन लगाई है 10th मई। क्या आप रिफंड ऑफ एक्सपोर्ट ड्यूटी के लिए एलिजिबल? सो सेक्शन 26 होता है ना, उसमें पहली कंडीशन तो ये होती है, अगर आपको ये एक्सपोर्ट ड्यूटी का रिफंड चाहिए तो पहली बात तो ये है कि जब आपने एक्सपोर्ट किया उससे 1 साल के अंदर क्या होना चाहिए, आपके पास वापस आ जाना चाहिए गुड्स। सो अगर आप देखो जनवरी में किया था, अक्टूबर में वापस आ गए, सो दिस इज विद इन द 1 ईयर टाइम लिमिट फ्रेम। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, ये 1 ईयर की विद इन फॉल कर रहा है। उसके बाद आपको रिफंड की एप्लीकेशन है ना वो लगानी होती है कितने टाइम पीरियड में, जो एक क्लियरेंस ऑर्डर होता है ना इससे 6 मंथ्स की विद इन, विच मीन्स 15 अक्टूबर से 6 मंथ्स में अगर करूं तो ये हो जाएगा 15 अप्रैल। पर आपने कब लगाई एप्लीकेशन, 10th मई को, सो यू आर लेट, इसलिए आपको यहाँ पे रिफंड नहीं मिल पाएगा, आप लेट हो गए हो। तो फर्स्ट कह रहा है कि रिटर्न विद इन 1 ईयर, ये तो चलो सेटिस्फाइड थी, पर जो दूसरी कंडीशन है वो सेटिस्फाई नहीं हुई, इसलिए रिफंड नहीं मिलेगा। नो, रिफंड नहीं मिलेगा, क्यों? क्योंकि टाइम लिमिट जो प्रिस्क्राइब थी उसके बियॉन्ड आपने एप्लीकेशन फाइल करी, दिस ऑप्शन इज करेक्ट। देन यहाँ पे वही विद इन 1 ईयर फाइल कर दिया, नॉट एलिजिबल फॉर रिफंड अंडर एनी सर्कमस्टेंस, दिस ऑप्शन इज ऑल्सो इनकरेक्ट। ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नंदिता प्राइवेट लिमिटेड रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी इन द स्टेट ऑफ राजस्थान। इट इज एंगेज्ड in making various supplies of goods and services. It also has a branch located in Uttarakhand, a manufacturing unit in Jharkhand. So राजस्थान में ये बहुत सारी सप्लाई कर रहे हैं, इनकी एक ब्रांच उत्तराखंड में भी और मैन्युफैक्चरिंग यूनिट इनकी झारखंड में भी लोकेटेड। उसके बाद क्या दे रखा है कि हमें कंपनी के राजस्थान ऑफिस से रिलेटेड जनवरी मंथ की उन्होंने इंफॉर्मेशन दी है। सबसे पहले आउटवर्ड सप्लाई दिया है। पहला क्या ट्रांजैक्शन है कि ये फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हुए फॉर अ कमोडिटी ऑन MCX which has been settled by netting of the difference between forward and market rate on settlement date in January। फॉरवर्ड जो ट्रांजैक्शन होते हैं, फ्यूचर फॉरवर्ड के जो ट्रांजैक्शन होते हैं,
अगर इनका नेट बेसिस पे सेटलमेंट किया जाता है तो हम इनको सिक्योरिटीज के डेफिनेशन में कंसिडर करते हैं, और इसलिए अगर सिक्योरिटीज के डेफिनेशन में कवर हो गए तो मतलब ये गुड्स एंड सर्विसेज नहीं है, इसका मतलब ये सप्लाई ही नहीं। पर अगर इनका फिजिकल डिलीवरी के थ्रू हो रहा होता तो फिर इसको जीएसटी में टैक्सेबल किया जाता, बट यहाँ पे क्या हुआ है, नेट ऑफ किया है ना आपने, इसलिए सप्लाई ही नहीं है। सो इसके ऊपर तो कोई जीएसटी आएगा ही नहीं, नील जीएसटी। उसके बाद आपने renting of dumpers including driver given for transport of minerals within the mining area in Jharkhand for a period of 2 years to Dhanvarsha builders registered in Jharkhand. So normal transaction दे रखा है, डंपर्स वगैरह आपने रेंट पे दिए हैं, तो ये नॉर्मली क्या हो जाएगा, टैक्सेबल हो जाएगा, क्योंकि ऐसी कोई एग्जाम सप्लाई वगैरह हमने पढ़ी नहीं है, ना ही ऐसी कोई स्पेसिफिक आरसीएम में एंट्री है, सो इट इज गोइंग टू बी टैक्सेबल। ठीक है, और अमाउंट कितना है, 11,50,000 का। जीएसटी का रेट देख लेते हैं। जीएसटी इज ओपनिंग बैलेंस है नहीं, सारे अमाउंट एक्सक्लूसिव है, 9, 9 एंड 18% यहाँ पे दे रखा है। सो यहाँ पे CS लगेगा या फिर IGST को देखते हैं। देखो हमने राजस्थान ऑफिस से सप्लाई करे हैं और किसको किए, झारखंड वाले पर्सन को किया है, राइट। सो यहाँ पे लगेगा IGST। तो कितना IGST आ जाएगा, 18% की रेट से अगर मैं कैलकुलेट करूँ, 11,50,000 का 18% कम्स 2,07,000। उसके बाद है मैन्युफैक्चर द सिल्क यार्न फ्रॉम रॉ सिल्क एंड सप्लाइड इट टू गजोधर ट्रेडर्स रजिस्टर्ड इन मुंबई। अगर एक मैन्युफैक्चरर ऑफ सिल्क वॉर्म है, सिल्क यार्न है सॉरी, वो क्या करता है, बेसिकली सिल्क यार्न का सप्लाई करता है रॉ सिल्क से सिल्क बना के किसको, रजिस्टर्ड पर्सन को, तो उसके केस में RCM लगता है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा RCM आउटवर्ड सप्लाई। और RCM आउटवर्ड सप्लाई जब भी क्वेश्चन में मिल जाए आपको ध्यान रखना, हमें यहाँ पे E/F जरूर कैलकुलेट करना पड़ेगा, क्योंकि जो E होता है ना, E उसके अंदर RCM आउटवर्ड सप्लाई भी काउंट होती है, क्योंकि इसके ऊपर आइडियली हम तो टैक्स दे नहीं रहे, तो एक तरीके से हमारे लिए एग्जेम्प्ट है, ये ट्रीट किया जाता है रूल 42-43 के लिए। सो RCM आउटवर्ड सप्लाई जैसे ही दिख जाए ना क्वेश्चन में, हमेशा ध्यान रखा करो E/F को मत भूल जाना। तो यहाँ पे टेक्स्ट तो हमारा नील लगेगा, बट हमें इसको ध्यान में अच्छे से पकड़ कर चलना है कि E/F की कैलकुलेशन करनी ही करनी पड़ेगी अब तो, अब हमें। उसके बाद हमें अमाउंट रिसीव हुआ है फॉर अकोमोडेशन सर्विसेज, जो हमने 10 स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करी जो UPSC की प्रिपरेशन कर रहे हैं। कंटिन्यूअस पीरियड ऑफ 6 मंथ्स के लिए हमने अकोमोडेशन सर्विस दी एट अ मंथली रेंट ऑफ 20,000 पर। सो एग्जेम्प्ट सप्लाई में एक एंट्री आती है विच सेज अगर आप अकोमोडेशन सर्विस देते हो फॉर अ कंटिन्यूअस पीरियड ऑफ मिनिमम 90 डेज, कम से कम 90 डेज के लिए कंटिन्यूअस पीरियड के लिए। यहाँ पे तो कितने 6 मंथ्स है, तो बिल्कुल ये एग्जेम्पशन में फॉल जाएगी। उसमें अमाउंट होना चाहिए आपका पर मंथ का अप टू 20,000 रुपीज का, तो यहाँ पे 20,000 है तो बिल्कुल ये एग्जेम्पशन में काउंट हो जाएगा। तो ये भी क्या है GST में, यहाँ पे GST नहीं लगेगा, दिस इज गोइंग टू बी एग्जेम्प्ट। और ये नॉर्मल एग्जेम्प्ट है, तो अगर मैं E की कैलकुलेशन के साथ साथ मैं आपको बताती चलूँ तो ये E में ये इंक्लूड होगा, E में ये भी इंक्लूड होगा। नॉर्मली जो एग्जाम सप्लाई है वो तो इंक्लूड होती है, सिर्फ एक वो इंटरेस्ट का एक्सेप्शन रहता है स्पेसिफिकली, इसलिए उसको एक्सक्लूड करते हैं। आगे देखो, सप्लाइड ब्रांडेड इलेक्ट्रॉनिक गुड्स टू अ कंसाइनमेंट एजेंट सुहासिनी ट्रेडर्स इन जोधपुर राजस्थान। सेम स्टेट में आपने अभी एक एजेंट को सप्लाई कर दी है, तो यहाँ पे C और SGST लगना चाहिए आइडियली, पर अमाउंट तो यहाँ पे नील है। पर अगर एजेंट को सप्लाई किया तो फिर हम लगाते हैं रूल 29 विच इज आप ओपन मार्केट वैल्यू कंसिडर कर लो, या फिर 90% जो आप बेसिकली अनरिलेटेड कस्टमर्स को सेल कर दो लाइक काइंड एंड क्वालिटी वाली गुड्स का, उसका 90% ले लो जो भी आपके लिए बेनिफिशियल हो। सो देखो इन्होंने यही दे रखा है, पहले तो उन्होंने बता दिया कि ये एजेंट है, क्यों है, क्योंकि सुहासिनी ट्रेडर्स इशूड एन इनवॉइस यूजिंग इट्स ओन नेम while making further supplies to the customers। तो एक खुद का नाम यूज करके इनवॉइस बना रहे, तो ये एजेंट की डेफिनेशन में तो फॉलो हो रहा है। रूल 29 लगेगा। ओपन मार्केट वैल्यू साफ साफ दे रखी है, और लाइक काइंड एंड क्वालिटी गुड्स की वैल्यू कितनी है 560, तो इसका 90% अगर मैं निकालूं इट कम्स
5,04,000। बेनिफिशियल क्या है? 5,04,000। 5,04,000 पे मैं जीएसटी लगा दूंगी 9% ईच की रेट्स, तो इट कम्स 45,360 सी जीएसटी एंड 45,360 का SGST। ठीक है, आगे देखो, इनवर्ट सप्लाई। Avail event management services from Whitefield Events registered in Rajasthan for organizing the company's product launch meet at a convention center in Delhi। तो आपने बेसिकली क्या किया है? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इवेंट से रिलेटेड सर्विसेज लिए। उसके लिए हम प्लेस ऑफ सप्लाई का प्रोविजन यहाँ पे हमें अप्लाई करना पड़ेगा, विच इज कि अगर आप रजिस्टर्ड पर्सन, अगर रेसिपेंट क्या है? रजिस्टर्ड पर्सन है, तो उसके केस में प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होता है? लोकेशन ऑफ सच रजिस्टर्ड पर्सन। सो इवेंट कहीं भी हुआ उससे फर्क नहीं पड़ता। वी आर रजिस्टर्ड इन राजस्थान, हमने राजस्थान वाले ऑफिस से सर्विसेज अवेल करी, तो POS इज राजस्थान। और सप्लायर भी कहाँ पे रजिस्टर्ड है? राजस्थान में रजिस्टर्ड है। सो यहाँ पे C और SGST वाला हमारे पास क्या आएगा? ITC हमें मिल जाएगा। So 5,50,000 का 99% would be 49,500 and 49,500। ठीक है, उसके बाद परचेज हाई कैपेसिटी इंडस्ट्रियल मशीन फ्रॉम टेक फैब इंजीनियरिंग लिमिटेड और रजिस्टर्ड सप्लायर बेस्ड इन रांची झारखंड टू प्रोड्यूस फ्लेक्सिबल आइटम्स। तो हमने एक इंडस्ट्रियल मशीन परचेज करी है, रजिस्टर्ड पर्सन से खरीदी है, and as per the terms of the contract, parts of the machine were brought at the manufacturing unit located in Jharkhand and assembled and commissioned there at, and after recipient's inspection and approval, its delivery was completed। राजस्थान यूनिट से आपने ये परचेज कर ली, बट इसकी डिलीवरी कहाँ करवाई है? झारखंड में करवा दी। अब मुझे बताओ, सामने वाला पर्सन सप्लायर जो है झारखंड का है, आपने डिलीवरी इसकी मूवमेंट कहाँ टर्मिनेट करवाया? झारखंड में करवा दिया। दोनों सेम स्टेट है? बिल्कुल है। इसका मतलब यहाँ पे कौन सा GST अप्लाई हुआ होगा? C और SGST। आप कहाँ के हो? राजस्थान के। आप दूसरे स्टेट का C और SGST अवेल कर सकते हो, एज ITC नहीं कर सकते। तो इस ट्रांजैक्शन पे आप ITC ले ही नहीं पाओगे। इस ट्रांजैक्शन पे आप ITC ले ही नहीं पाओगे। थोड़ा सा अच्छा पॉइंट दिया है, गलती मत कर देना, ध्यान से देख लो। दोबारा से बता देती हूँ, सप्लायर कहाँ का है? झारखंड का। प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होती है? अगर गुड्स में मूवमेंट इन्वॉल्व होता है, तो जहाँ पे मूवमेंट टर्मिनेट होता है दैट इज योर प्लेस सप्लाई। और यहाँ पे तो असेंबली भी करी जा रही है, सो जहाँ पे आप फाइनल असेंबली करोगे दैट इज योर प्लेस सप्लाई। सो झारखंड आपका प्लेस सप्लाई हो गया। सेम स्टेट है तो C और SGST लगा। C और SGST लगा कहाँ का? झारखंड का। आप कहाँ पे हो अभी? राजस्थान में हो। सो आप अवेल कर सकते हो कि दूसरे स्टेट का C और SGST नहीं कर सकते हो एज ITC अवेल। नेक्स्ट, परचेज 3 इलेक्ट्रिकल scooters with engine capacity of 25 cc for use by its employees for commuting within the office premises and nearby client locations. Scooter was supplied in Jaipur by a GST registered dealer located in Kerala। सो इलेक्ट्रिक स्कूटर्स, यहाँ पे बेसिकली 2 व्हीलर जिसकी कैपेसिटी 25 cc तक की है, वहां तक हमने सप्लाई किया है। तो जो ब्लॉक्ड क्रेडिट होता है उसमें जो मोटर व्हीकल्स है ना, उसके डेफिनेशन से एक्सक्लूड किया जाता है कि अगर 25 cc कैपेसिटी तक का अगर आपका इंजन कैपेसिटी है, और यहाँ पे 2 व्हीलर ही है, सो वो क्या होता है? मोटर व्हीकल, ब्लॉक्ड क्रेडिट वाले मोटर व्हीकल से एक्सक्लूड होता है। इसका मतलब इसका क्रेडिट एलिजिबल हो गया। सो बिल्कुल आप इसका क्रेडिट ले सकते हो। सप्लायर कहाँ का है? केरला का। सामान कहाँ पहुंचा गया है? राजस्थान में, जयपुर में। सो यहाँ पे IGST आ जाएगा आपका एज ITC। 1,80,000 का 18% 32,400। एडिशनल इंफॉर्मेशन देखो, some taxable goods were transferred to the company's branch located in Uttarakhand for promotional gifting by branch. Invoice value was 2,40,000, but open market value was 2,80,000. कंपनी ने क्या किया है? अपनी जो ब्रांच है उत्तराखंड वाली, वहां पर कुछ टैक्सेबल गुड्स ट्रांसफर किए हैं। ठीक है,
सामने वाली ब्रांच इसको बेसिकली प्रमोशनल गिफ्टिंग के लिए यूज करेगी। इसका मतलब सामने वाली ब्रांच का आईटीसी क्या है, उसको आईटीसी नहीं मिलेगा, राइट। अब जो हमने ट्रांजैक्शन किया ये किसके बीच में हुआ है, डिस्टिंक्ट पर्सन्स के बीच में ट्रांजैक्शन हुआ है, राजस्थान से उत्तराखंड वाली ब्रांच को जा रहा है। सो इसके केस में हम लगाएंगे कौन सा रूल, रूल 28। इनवॉइस वैल्यू को हम कम मान सकते हैं, आपकी बेसिकली वैल्यू ऑफ सप्लाई है ना, जो बेसिकली हम डीम्ड कर लेते हैं कि जो इनवॉइस वैल्यू उसी को आप क्या मान लो, अपना ओपन मार्केट वैल्यू मान के आप इसको ही वैल्यू ऑफ सप्लाई ट्रीट कर लो। वो कब कर सकते हैं, जब सामने वाली एंटिटी को, सामने वाली जो ब्रांच है या जो भी आपका डिस्टिंक्ट रिलेटेड पर्सन है उसको आईटीसी, फुल आईटीसी अवेलेबल हो। यहाँ मुझे बताओ फुल आईटीसी अवेलेबल है कि सामने वाली ब्रांच को, भाई हमारे ट्रांजैक्शन में उसका आईटीसी हो रहा है साफ साफ। सो इसका मतलब हम ये इनवॉइस वैल्यू तो कंसिडर कर नहीं सकते, फिर हम क्या कंसिडर करेंगे, ओपन मार्केट वैल्यू। तो 2,80,000 पे ट्रांजैक्शन दिखाएंगे, इसका मतलब आईजीएसटी कितना लग जाएगा, 2,80,000 का 18% विच कम्स 50,400। उसके बाद नंदिता प्राइवेट लिमिटेड सिक्योर्ड अ लोन अमाउंटिंग टू 120 करोड़ इन द मंथ ऑफ अप्रैल फ्रॉम मनी मनी बैंक राजस्थान। Penal charges amounting to 26 lakh rupees were levied by Money Money Bank in the month of January in compliance with RBI directions since Nandita Private Limited failed to comply with material conditions, terms and conditions of the loan fund. So, यहाँ पे क्या लेवी हो रहा है, पीनल चार्ज। पीनल चार्जेस बेसिकली सर्कुलर इसके ऊपर आया हुआ है, विच से जो पीनल इंटरेस्ट को अब रिप्लेस किया गया पीनल चार्जेस के थ्रू, उसको हम क्या मानते हैं, जीएसटी में एग्जेम्प्ट ही ट्रीट करते हैं। तो यहाँ पे वही कॉन्सेप्ट अप्लाई होगा, ये भी अमेंडमेंट का पार्ट है और इसीलिए ये इंपॉर्टेंट नहीं है। तो अगर अमेंडमेंट नहीं देखे, इसलिए मैंने कहा था पहले देखे ना, सो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे, एग्जेम्प्ट, नो जीएसटी। उसके बाद सारे अमाउंट्स एक्सक्लूसिव है, इनवर्ट सप्लाई एग्जाम प्लस आउटवर्ड के लिए यूज हो रही है, ओपनिंग बैलेंस है नहीं। हमेशा वही ऑप्शन चूज करो जो मोस्ट बेनिफिशियल है, हम वही करते हैं। इस इंफॉर्मेशन के बेसिस पे हमें बताना है फॉर द मंथ ऑफ जनवरी क्या क्या, एक तो एलिजिबल आईटीसी और दूसरा मिनिमम जीएसटी लायबिलिटी पेबल इन कैश। सो आईटीसी की अगर हम बात करें, आईटीसी हमारे पास जिन ट्रांजैक्शन थे ये तो 3 ही ट्रांजैक्शन है, ठीक है। फर्स्ट पे मैंने बता दिया 49,500। तो मैं अगर यहाँ पे प्रेजेंट करूँ उसको, यहाँ पे ले, यहाँ पे कुछ सी एस और आई, 49,500 और आईजीएसटी का कितना है 32,400, ठीक है। अब हम कैलकुलेट कर लेते हैं ई बाय एफ। तो ई बाय एफ की देखो कैलकुलेशन में ई तो हम ऑलरेडी निकाल ही चुके हैं। उसके अलावा अगर देखोगे एग्जाम सप्लाई में और कुछ आ सकता है क्या, हाँ, ये जो फर्स्ट वाला ट्रांजैक्शन है ये क्या है, एक तरीके से हमने इसको मैंने बताया ना ट्रांजैक्शन सिक्योरिटीज काउंट हो जाएगा, तो इसका भी हमें क्या करना पड़ेगा, 1% लेना पड़ेगा। इसका भी 1% हमें एज एग्जाम सप्लाई ई वाले में कंसिडर करना लगेगा। सो 18 लाख का 1% कितना हो जाएगा, 18,000 रुपीज, ठीक है। सो एग्जाम सप्लाई का अगर मैं टर्नओवर देखूं इट इज 82 लाख 18,000 और टोटल टर्नओवर की अगर मैं बात करूं तो देखो ये एग्जाम का तो हो गई, इसके अलावा ये इंक्लूड हो जाएगा, ये 5,04,000, उसके अलावा ये 1,80,000 और ये जो नंदिता वाला है ट्रांजैक्शन ये तो बेसिकली क्या है, एग्जाम टर्नओवर मनी मनी बैंक का है एक तरीके से। ये तो हमारे लिए तो क्या है, इनवर्ट सप्लाई है ना, तो हमारा आउटवर्ड सप्लाई में तो ये थोड़ी काउंट होगा, तो ये तो हमें कंसिडर करना ही नहीं है। सो अगर हम सबका टोटल लगाए 82,18,000 प्लस 2,80,000 प्लस 5,04,000 प्लस 11,50,000
It comes 10152. 10152. ओके, सो इसको करते हैं हम अपोर्शन 82,18,000 divided by 10152. So 49,500 multiplied with this, it comes 40070. नेट कितना हो जाएगा 9430. सेम विथ दिस, और इस केस में कितना हो जाएगा 262228. सिक्स वन सेवन टू. सो ये देखो आंसर देख लेते हैं एक बार. मेरा ITC 9430 एंड 6172. उसके बाद मिनिमम ITC जो मिनिमम जो GST में कैश में पे करना है वो भी कैलकुलेट करना है. सो CSI आउटपुट टैक्स लायबिलिटी देखो हमने कितना कितना निकाल रखा है. 2,07,000 IGST है. 45,360 45,360 C और S and 5,400 I again. So 45,360 45,360 और I में हमें ऐड करना रहेगा 2,07,000 प्लस 5,400. तो 257,400 ये हो जाएगा. ठीक है, अब बस इसमें से लेस कर दो जो भी ITC हमारे पास अवेलेबल है. एक्स्ट्रा तो कुछ है नहीं. So 45,360 minus 9,430, 35,930 and 257,400 minus 617 is 251,228. आंसर देख लेते हैं. और RCM कुछ था क्या? RCM इनवर्ट सप्लाई, RCM इनवर्ट सप्लाई तो कुछ था नहीं, तो ठीक है. 451,228 एंड ये आ रहा है 360. I'm written this correctly. इन्होंने उल्टा कर दिया क्या? इन्होंने अगर गड़बड़ कर रखी 9430 है, यहाँ इन्होंने 9340 लेस कर दिया. ठीक है, सो इसको चेंज कर दो अकॉर्डिंगली. एक तो ये हो जाएगा चेंज 9430. तो ये तो आ जाएगा कितना 35,930 का. 90 रुपीज का डिफरेंस कर दिया है. ठीक है, ये क्वेश्चन भी होता है हमारा कंप्लीट. अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. Akash Traders, a registered supplier under GST in Uttar Pradesh, had their GST registration cancelled retrospective. Amendment पे क्वेश्चन है. With effect from 1st September of current financial year, इनका retrospectively registration cancel हुआ है. The cancellation order was passed on 15 September of current financial year. At the time of cancellation, the supplier had not availed ITC on certain eligible invoices issued in March and February. मार्च और फरवरी के आप आराम से एटलीस्ट 30 नवंबर तक ले सकते हो ना. तो वो ITC आपने अभी तक लिया नहीं था और अब आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो गया तो अब आगे भी नहीं ले सकते हो. तो फिर इसके केस में अमेंडमेंट क्या कहता है कि बेसिकली जब आपका रजिस्ट्रेशन जो कैंसिल हुआ था वो रिवोक होगा, उस डेट से, उस ऑर्डर की डेट से आप विद इन कितने टाइम में आपको क्या करना पड़ता है 30 डेज में आप अगर क्या करते हो ITC अवेल कर लेते हो तो आप बिल्कुल एलिजिबल रहते हो उस पुराने ITC का भी अवेलमेंट करने के लिए जिसका बेसिकली क्या हो चुका है, टाइम लिमिट जा चुका. तो आइडियली नॉर्मली तो जो नवंबर वाली लिमिट रहती है और
एनुअल रिटर्न की डेट देखनी होती है, वो फॉर्मूला लगता है। बट अगर ये स्पेसिफिक रजिस्ट्रेशन की कैंसिलेशन वाला इशू होता है तो फिर उसके केस में आप ये जो रिवाइज टाइम लिमिट है उसको यूज कर सकते हो। तो बस यहाँ पे वही लगेगी। देखो इन्होंने क्या रखा है आगे की, सब्सिक्वेंटली जो आपने एप्लीकेशन रिवोकेशन की फाइल करी एंड आपका रजिस्ट्रेशन जो कैंसिल हुआ था वो रिवोक हो गया 15 दिसंबर। एंड नाउ ऑन 21 दिसंबर आप क्या करना चाहते हो, सितंबर मंथ रिटर्न फाइल करके जो भी आईटीसी आप अवेल नहीं कर पाए थे फरवरी और मार्च को, वो अवेल करना चाहते हो। तो हमें बेसिकली इसके रिगार्डिंग बताना है कि वेदर यू आर एंटाइटल्ड। यस यू आर एंटाइटल्ड। भले ही नवंबर वाली टाइम लिमिट निकल चुकी है बट स्टिल यू आर एंटाइटल्ड, क्योंकि आप विद इन 1 मंथ या विद इन 30 डेज अप्लाई कर रहे हो। सो अगर आपका रजिस्ट्रेशन पहले कैंसिल होता है फिर सब्सिक्वेंटली उसको रिवोक कर दिया जाता है तो आईटीसी जो अवेल आप नहीं कर पाए थे वो रिस्ट्रिक्ट नहीं होता है इस वाली टाइम लिमिट से। तो फाइल अप टू 30 नवंबर और एनुअल रिटर्न देखते हैं वैसे तो हम, पर इस केस में हम क्या देखते हैं, डेट ऑफ कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन से लेकर जो इफेक्टिव डेट ऑफ कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन या मतलब इफेक्टिव डेट पे ही वहां से लेकर जो आपका रिवोकेशन हुआ उसकी अगर आप विद इन 30 डेज अगर फाइल कर देते हो तो विचेवर इज लेटर वाली टाइम लिमिट यहाँ पे एप्लीकेबल हो जाती है। इस केस में बिल्कुल आप विद इन 30 डेज कर रहे हो, 15th को हुआ 21st को आप फाइल कर रहे हो, सो यहाँ पे यू आर एलिजिबल। विद इन 30 डेज आपकी 14 जनवरी को होता है एंड 21st को आप ऑलरेडी फाइल कर रहे हो तो इट इज विद इन द टाइम लिमिट, सो यस यू कैन अवेल। Next question, Arnav Enterprises registered supplier है located in Madhya Pradesh has duly filed its monthly GST returns for the financial year 24-25 during the scrutiny of its returns for the said financial year in August 25. The proper officer noticed an inadvertent short payment of CNS GST totaling 4,60,000 in the month of October 24 on account of a bona fide error. Before issuance of show cause notice by the PO, Arnav Enterprises paid the tax of 1 lakh. 50,000 C and 50,000 SGST on the basis of its own ascertainment along with applicable interest and with penalty if any, and inform the PO in writing of such payment. तो टोटल जो अमाउंट था 460 उसमें से 1 लाख तो आप ऑलरेडी पे कर चुके हो बिफोर SCN, ठीक है। उसके बाद हमें इन फैक्ट्स के बेसिस पे आंसर करना है। Ascertain the last date by which SCN can be issued by the PO for the amount of tax short paid by Arnav Enterprises. तो यहाँ पर अप्लाई होगा सेक्शन 74A क्योंकि ये फाइनेंशियल ईयर नया जो फाइनेंशियल ईयर है बेसिकली आपको 24-25 वाला उसके लिए एप्लीकेबल हो रहा है। तो यहाँ पे देखो फाइनेंशियल ईयर 24-25 की बात है तो यहाँ पे 74A सेक्शन लगेगा, 73-74 इससे पहले रखते थे। 74A में जो आपका SCN इशू करने का टाइम लिमिट होता है वो कितना होता है 42 मंथ्स फ्रॉम डेट ऑफ एनुअल रिटर्न या एनुअल रिफंड, ठीक है। तो यहाँ पे एनुअल रिटर्न अगर मैं फाइनेंशियल ईयर 24-25 की बात करूं इसकी एनुअल रिटर्न की डेट क्या होगी 31 दिसंबर 25। यहाँ से 42 मंथ्स अगर मैं ऐड करूं, ठीक है, 42 मंथ्स अगर मैं यहाँ से मुझे ऐड करने अगर रहे सो इट वुड बी 30th जून 29, राइट। 42 मंथ्स 30th जून ही होगा 29। सो यहाँ तक मेरे पास टाइम लिमिट है कि मैं SCN इशू कर सकती हूँ इस फाइनेंशियल ईयर के लिए अंडर सेक्शन 74A। तो अगर आप आंसर देखो पहला जो है उसका आंसर हो गया 30th जून 29। और इस केस में बोनाफाइड एरर हो चाहे बोनाफाइड ना हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप देखोगे इन ईच ऑफ द अबव केसेस वी हैव टू आंसर कि अगर ये शॉर्ट पेमेंट ऑन अकाउंट ऑफ फ्रॉड होता तो क्या आपका आंसर होता, क्या आप आंसर करते हैं। सो अगर अभी तो ये बोनाफाइड है, अगर ये बोनाफाइड नहीं भी होता तो भी 42 मंथ्स ही सेम टाइम लिमिट है सेक्शन 74A में। 73-74 के लिए की तरह यहाँ पे सेपरेट टाइम लिमिट एप्लीकेबल नहीं होता है, सिंगल टाइम लिमिट है। उसके बाद डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ पेनल्टी इफ एनी पेबल ऑन द पेमेंट ऑफ टैक्स ऑफ 1 लाख by Arnav Enterprises on the basis of its own ascertainment along with applicable interest on 15 September 2020. So before SCN आपने जो ये 1 लाख का पेमेंट कर दिया, अगर बोनाफाइड एरर का हम केस देखें तो उसके केस में देयर वुड बी नो
पेनल्टी एप्लीकेबल अंडर 74। ठीक है, कब तक पेनल्टी नहीं लगती है अंडर 74A? अगर आप ऑर्डर के भी विद इन 60 डेज में पेमेंट कर देते हो तो यहाँ पे पेनल्टी नहीं लगती है। ठीक है, पेनल्टी उसके बाद लगती है 10,000 और 10% वाली, कि अगर आप 60 डेज ऑफ ऑर्डर की भी बाद पेमेंट करते हो तब अगर बोनाफाइड एरर है तो 74A में पेनल्टी लगती है। पर अगर बोनाफाइड नहीं होके फ्रॉड होता है तो उसके केस में 15%, 25%, 50%, 100% एप्लीकेबल हो जाता है। कैसे कैसे? 15% कब लगता है? बिफोर SCN। 25% कब लगता है? विद इन 60 डेज ऑफ SCN। 50% कब लगता है? विद इन 60 डेज ऑफ ऑर्डर, एंड 100% आफ्टर दैट। सो अभी हमने ये जो 1 लाख का पेमेंट है विद इन किस टाइम लिमिट में किया है? बिफोर SCN किया है, तो यहाँ पे 15% वाला क्राइटेरिया एप्लीकेबल रहेगा। सो 15% यहाँ पे मैं अप्लाई कर देती हूँ अगर फ्रॉड वाला केस हुआ, अदरवाइज तो निल। बोनाफाइड के केस में तो निल है, तो उसके केस में, फ्रॉड के केस में 15,000। सो बोनाफाइड है, उसके केस में देखो वी हैव रिटर्न कि आपको बस टैक्स अलॉन्ग विद इंटरेस्ट पे करना रहता है, फिर आपको ना तो कोई SCN मिलेगा ना ही आपको कोई पेनल्टी पे करनी पड़ेगी। पर तो इस केस में, फर्स्ट केस में नो पेनल्टी हो गया। और अगर यही हाउएवर फ्रॉड का केस होता है तो 15% वाली पेनल्टी एप्लीकेबल हो जाती है, दैट इज 15,000 रुपीज। ठीक है, पर उसके बाद आपको SCN तो नहीं मिलता अगर आपने पहले ही पेनल्टी, मतलब इस अमाउंट के लिए आपको SCN नहीं मिलता, बाकी बचे हुए के मिलता। Assuming that the PO decides to issue a show cause notice under Section 74A on 10th October 25, determine the maximum amount of tax for which he can issue the show cause notice। तो आप शो कॉज नोटिस किसके लिए इशू कर सकते हो? रिमेनिंग अमाउंट के लिए 1 लाख का तो आप ऑलरेडी बिफोर SCN पेमेंट कर रहे हो, तो जो नेट अमाउंट है 3,60,000 का, वो ही आप क्या कर सकते हो? SCN में मेंशन कर सकते हो। और हमें ये भी बताना है लास्ट डेट बाय व्हिच PO शुड इशू ऑर्डर अंडर सेक्शन 74A assuming that the show cause notice issued by PO on said date। 10 अक्टूबर को अगर आपने SCN इशू कर दिया तो फिर उसके कितने दिन में आपको क्या करना पड़ता है? ऑर्डर। तो उससे विद इन 12 मंथ्स में आपको फिर ऑर्डर पास करना रहता है। सो प्लस 12 मंथ्स कर लो यहाँ से। सो आपको बेसिकली 10 अक्टूबर 26 तक ऑर्डर पास करना रहेगा। सो 3,60,000 इसके लिए आप नोटिस इशू करोगे, एंड बोथ केसेस में 3,60,000 फ्रॉड चाहे बोनाफाइड केस हो। और यहाँ पे आप बेसिकली 10 अक्टूबर से पहले 12 मंथ्स 10 अक्टूबर से पहले आपको क्या करना पड़ेगा? इस ऑर्डर भी पास करना रहेगा, चाहे फ्रॉड का केस हो चाहे बोनाफाइड केस हो। फिर in continuation of subpart 3, if PO issues a SCN under section 74A on 10th October 25 for the amount of tax so allowed, and Arnav Enterprises decides to pay said tax along with applicable interest on 5th December, you are required to determine penalty if any payable by Arnav Enterprises। अब 3,60,000 का अगर आपको SCN इशू हो जाता है, 1 लाख की तो बात हो ही गई खत्म, 3,60,000 का अगर आपको SCN इशू होता है, तो अगर आप उसका पेमेंट कर देते हो 5 दिसंबर तक, तो हमें बताना है कि कितना आपके ऊपर पेनल्टी लगे। तो जो नॉर्मल टैक्स और इंटरेस्ट है वो तो पे करना ही है, उसमें तो कोई दौर आई नहीं है। पेनल्टी की बात है, सो पेनल्टी के लिए मैंने अभी बताया था कि अगर आप विद इन 60 डेज ऑफ SCN कर देते हो तो बोनाफाइड के केस में तो आपके ऊपर कोई पेनल्टी लगेगी ही नहीं। पर अगर फ्रॉड का केस होगा तो फिर आपके ऊपर पेनल्टी लगेगी। और यहाँ पे सबसे पहले तो देखो विद इन 60 डेज लगे, बिल्कुल विद इन 60 डेज है। विद इन 60 डेज ऑफ SCN के केस में आपको पेनल्टी कितनी लगती है? 25%। सिर्फ 25,000 ये पेनल्टी आपको, सॉरी 25,000 नहीं, 3,60,000 का 25% होगा, तो इट वुड बी 90,000 फ्रॉड के केस में। अदरवाइज नॉन फ्रॉड के केस में तो देयर वुड बी नो पेनल्टी एप्लीकेबल, क्योंकि आप विद इन 60 डेज में कर रहे हो पेमेंट।
यहाँ 25% लग जाएगी, दैट वुड बी 90,000 रुपीज। उसके बाद ये क्वेश्चन हो जाता है खत्म। आगे देखते हैं। Appellate Authority has passed an order against Venue Automobiles Private Limited demanding IGST of 1,200 crores. Venue Automobiles Private Limited wishes to file an appeal against the order of the Appellate Authority. The company admits the liability of 100 crores but wishes to litigate the balance demand amount and thus files an appeal to Appellate Tribunal. You are required to determine the amount of pre-deposit which is required to be paid by Venue Automobiles Private Limited. तो आप बेसिकली अपेलेट अथॉरिटी को क्या कर रहे हैं, अपेलेट अथॉरिटी ने एक ऑर्डर पास किया है एंड यू आर गोइंग अगेंस्ट दिस ऑर्डर टू द अपेलेट ट्राइब्यूनल एंड वी हैव टू कैलकुलेट द प्री डिपॉजिट ओवर हियर। सो जितना आपने लाइबिलिटी एडमिट कर लेते हो उसका तो 100%, सो ये तो 100 करोड़, और जो आप एडमिट नहीं करते हो रिमेनिंग कितना बचा 1100 करोड़, उसका कितना परसेंट, उसका लगता है आपके ऊपर 10% और 40 करोड़। आईजीएसटी का केस है तो 40 करोड़ विच एवर इज लोअर, तो मैक्सिमम 40 करोड़ से हो सकता है, तो एडिशनल कितना हो जाएगा 40 करोड़। तो 140 करोड़ यहाँ पे आपका प्री डिपॉजिट है। सो जितना एडमिट कर लिया उसका फुल अमाउंट, 10% जो अपने डिस्प्यूट में है, मैक्सिमम 20 करोड़ फॉर CNS, 40 करोड़ फॉर IGST। सो ये तो 100 करोड़ हो गया, और यहाँ पे 110 और 40 में से whichever is less is 40 करोड़, तो ये 40 करोड़ हो जाएगा, तो 100 प्लस 40 इज 140 करोड़। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी अमेंडमेंट का ही एक तरीके से, जो नॉन सप्लाई शेड्यूल 3 में जो 2 एंट्रीज इंसर्ट हुई है उससे रिगार्डिंग। So ABC Insurance Limited एक कल्चरल इंश्योरर है महाराष्ट्र में, it is engaged in providing insurance services. Following transactions में enter हुए current financial year में, first ABC Insurance Limited enters into a co-insurance agreement with XYZ Insurance Limited where ABC Insurance Limited is the lead insurer. Co-insurance का agreement आप कर रहे हैं। The insured Gyati Industries pays a total premium of 50 lakhs which is apportioned by the lead insurer ABC Insurance Limited between itself and XYZ in the ratio of 60:40। इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है। For the insurance services jointly supplied, ABC Insurance Limited agrees to discharge the entire GST liability on the full amount of premium received from Gyati Industries. So इसके केस में जो नॉन सप्लाई या शेड्यूल 3 में जो एंट्री इंसर्ट हुई वो ये कहती है अगर को इंश्योरेंस का अग्रीमेंट है और जो बेसिकली अगर लीड इंश्योरेंस वैसे भी पूरे अमाउंट पे क्या कर देता है, पूरे प्रीमियम अमाउंट पे जीएसटी पे कर देता है, सो फिर जब अब ये डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, अपोर्शनमेंट किया जा रहा है इस प्रीमियम का बिटवीन दी लीड इंश्योरर एंड दी को इंश्योरर, तो उसके केस में दोबारा से जीएसटी लगाने की आपको कोई नीड नहीं है। सो जो ये 40% शेयर XYZ को दिया जाएगा दैट वुड बी अ नॉन सप्लाई अंडर जीएसटी। दिस इज दी फर्स्ट प्रोविजन, आंसर देख लो। सो सबसे पहले आप वही शेड्यूल 3 की जो एंट्री वही बताओगे कि अपोर्शनमेंट जो आप करते हो इट इज नॉट नाइदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉट सप्लाई ऑफ सर्विसेज, इसलिए उसके ऊपर कोई जीएसटी चार्ज नहीं होता। सो यहाँ पर एंटायर जीएसटी फुल प्रीमियम अमाउंट लीड इंश्योरर ने ही पे कर दिया है। तो यहाँ पे सेपरेटली को इंश्योरर को कोई जीएसटी पे करने की रिक्वायरमेंट ही नहीं पड़ेगी। या तो देखो ऐसा कर सकते हैं कि दोनों अपने अपने शेयर पे जीएसटी पे कर दे, अल्टीमेटली 50 लाख पे जीएसटी आना चाहिए, 2 बार नहीं लगाएंगे, एक बार 50 लाख पे अलग से लगा लिया और फिर जो ये ट्रांसफर कर दे इसके ऊपर सेपरेटली जीएसटी चार्ज होगा। दिस इज अ सिंपल सा फंडा। सो अगर लीड इंश्योरर नहीं लगा दिया तो हम दोबारा से अब नहीं लगाएंगे। उसके बाद a large industrial plant needs an insurance worth 500 crores. It approaches ABC Insurance Limited for the same. However, since ABC Insurance Limited is unable to underwrite the entire risk alone, it enters into a reinsurance agreement with the reinsurer PQR Insurance Limited. The total premium charge is 50 lakhs. The insurer ABC Insurance Limited pays a reinsurance premium of 20 lakhs to PQR Insurance Limited. इससे अपना फाइनेंशियल एक्सपोजर भी मैनेज कर पा रहे, रिस्क
While paying this amount to PQR Insurance Limited, ABC ने एक सीडिंग कमीशन 1 लाख का भी इस खुद की सर्विसेज के लिए डिडक्ट कर लिया इस 20 लाख के प्रीमियम में से. PQR Insurance Limited pays GST on the gross reinsurance premium including the ceding commission. So PQR ने क्या कर दिया, टोटल 20 लाख पे GST पे कर दिया. इन्होंने हमसे कोई पूछा है कि सप्लाई है या नहीं, तो फर्स्ट तो है या सेकंड में यही पूछा है. जो ABC और PQR के बीच में ट्रांजैक्शन हुआ है सीडिंग कमीशन का, उसका क्या ट्रांजैक्शन का क्या इम्प्लीकेशन. सो ऑलरेडी जब 20 लाख पे GST चार्ज हो चुका है, इस 20 लाख में ही तो ये 1 लाख का अमाउंट इंक्लूडेड है. सो इसके ऊपर दोबारा से GST नहीं लगाते हैं. यही कॉन्सेप्ट बता रखा है शेड्यूल 3 में जो इंसर्शन हुआ है, नई एंट्री इंसर्ट हुई है, उसने ये बोल रखा है इसको नॉन सप्लाई इसीलिए ट्रीट करना है. सो ये जो 20 लाख पे आप ऑलरेडी GST लगा चुके हो, इसके ऊपर दोबारा से आपको कोई GST नहीं पे करना, बिकॉज इट नाइदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉर सप्लाई ऑफ सर्विसेज एज पर शेड्यूल 3. नेक्स्ट, Suhasi Electronics Private Limited, an importer who avail the benefit of the notification imported the raw materials for manufacturing LED panels. No condition or time period has been specified in the notification in relation to the export of unutilized or defective goods so imported. The goods were imported on 10th February 24. However, a small portion of the goods received were found to be defective and remain unutilized due to a production shift in the company. Suhasi Electronics approached you to obtain advice for dealing with these defective and unutilized goods. So हमें कस्टम्स की जो ये रूल्स है उसके बेसिस पे बताना, ये भी एक तरीके से अमेंडमेंट का ही पार्ट है. So whether Suhasi Electronics can re-export these unutilized or defective goods? If yes, what is the maximum permissible time period in which Suhasi Electronics can re-export the goods? So यहाँ पर जो टाइम लिमिट है वो 1 ईयर का. So if you see, इनके पहले पूरा एक्सप्लेन कर दिया, बट ठीक है, इन्होंने पहले पूरा प्रोविजन बताया है, उसके बाद एक्सप्लेन किया है. सो आप भी इसी तरीके से करना. सबसे पहले पूरा जो प्रोविजन है वो एक्सप्लेन कर देना कि प्रोविजन ये कहता है कि अगर आपका जो नोटिफिकेशन था जिसके थ्रू बेसिकली आपने ये बेनिफिट अवेल किया, तो उसमें अगर कोई टाइम पीरियड स्पेसिफाई हो तो आप वो यूज करते हो, बट यहाँ पे तो स्पेसिफाइड है नहीं. तो अगर स्पेसिफाइड नहीं होता तो जो भी आपका बेसिकली इम्पोर्ट की डेट है वहां से हम 1 ईयर का टाइम लिमिट काउंट करते हैं. सो ये हो जाएगा 9 फरवरी 24. आइडियली 1 ईयर काउंट करके हम 10 फरवरी लेना चाहिए, बट इन्होंने 9 फरवरी ले रखा. सो दैट इज आई फील शुड बी 10 फरवरी. उसके अलावा इसको 3 मंथ से एक्सटेंड कर सकते हैं, वो वाला प्रोविजन भी आप मेंशन करते हैं. थ्योरी क्वेश्चन है तो पूरा. उसके बाद कौन कौन सी कंडीशन एप्लीकेबल होती है इन केस ऑफ री एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स के आपको बेसिकली इसको रिपोर्ट वगैरह में फर्निश करनी पड़ती है. इसकी क्वार्टरली जो स्टेटमेंट आप फर्निश कर लेते हो उसमें इसकी पूरी इंफॉर्मेशन आपको देनी रहती है, और जिस वैल्यू पे री एक्सपोर्ट है वो वैल्यू लेस नहीं होनी चाहिए टू द वैल्यू ऑफ इम्पोर्ट. दिस इज दी कंडीशन. तो ये भी ध्यान रखना है. एंड अगर सुहासिनी क्लियर करवाना चाहती है इन गुड्स को होम कंजप्शन के लिए तो क्या प्रोसीजर होता? एक तो आपको क्वार्टरली स्टेटमेंट में बताना रहता, और आपको जो भी एप्लीकेबल वॉलंटरी पेमेंट ऑफ ड्यूटी वगैरह आप कर सकते हो वो वाला आप लिख देते. तो वॉलंटरी पेमेंट कर देते हैं एप्लीकेबल ड्यूटीज अलॉन्ग विद इंटरेस्ट, एंड ड्यूटी पेमेंट एंड क्लियरेंस को आपको इम्पोर्टर के क्वार्टरली स्टेटमेंट में डिस्क्लोज करना रहता. Next question. Mr. Frederick imported second-hand goods from a supplier in UK by air. Air freighter देखते ही आपका माइंड में स्ट्रक होना चाहिए 20% एयर फ्रेट का हमें ध्यान में रखना ये लिमिट. As part of the transaction, vendor inspection charges है कितने 600 pounds के. The inspection is carried out by the foreign supplier on his own and were neither contractually agreed nor essential for making the goods ready for shipment.
सो ये हमारे कॉन्ट्रैक्चुअल एग्रीमेंट का पार्ट नहीं था, ये फॉरेन सप्लायर ने खुद से ही करवा लिया. सो दिस इज नॉट गोइंग टू बी इंक्लूडेड इन योर असेसेबल वैल्यू फॉर कस्टम्स. Additionally, a commission is payable to local agent in India at 1% of the FOB value in Indian currency. ठीक है. सो यहाँ पे आपको स्पेसिफिकली कमीशन लगाना है इंडियन करेंसी में, तो हमें पहले ही क्या करना पड़ेगा, करेंसी का कन्वर्शन करना पड़ेगा. और बाकी जनरली तो मैं ये सजेस्ट करती हूँ दोनों करेंसीज का साथ में कॉलम्स बना दिया करूँ और दोनों में प्रेजेंट कर दिया. देखो, बिल ऑफ एंट्री फाइल किया है 18 फरवरी को, जिस दिन कस्टम ड्यूटी की रेट थी 10% और एक्सचेंज रेट नोटिफाइड जो CBIC का है वो 102 पर यूके पाउंड है. सो एक्सचेंज रेट तो यही यूज होगी. और बिल और जो कस्टम ड्यूटी की रेट होती है वो भी बिचेवर इज लेटर वाली लगाते हैं. तो एयरक्राफ्ट तो 15 को आया है और 18 को बिल ऑफ एंट्री, बिचेवर इज लेटर इज 18, तो यहाँ पे कस्टम ड्यूटी भी 10% लगेगा. सो ये 15 फरवरी की टोटल इन्फॉर्मेशन हमारे लिए बिना काम की है. और RBI की रेट या इंटरबैंक एक्सचेंज रेट तो वैसे भी काम की नहीं. हाँ, इन्होंने बोला मल्टीपल टाइम प्राइस रिविजन हुआ है. सो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस ये थी, चेंज प्राइस ये थी और फाइनल नेगोशिएटेड प्राइस ये. सो दीज आर टोटली इररिलेवेंट. जो फाइनल नेगोशिएटेड प्राइस है वही हमारे काम में है. और मैंने पहले ही बता रखा है, अगर CIF वैल्यू दे रखी होती है तो पहले एक बार इसको हम कन्वर्ट करते हैं FOB में और फिर इसको दोबारा से चूंकि फ्रेट वगैरह हमें ऐड करना होता है, इंश्योरेंस ऐड करना होता है, तो हम बाद में करते हैं. सो एक बार तो इन दोनों को मैं लेस कर दूंगी जिससे मेरी वैल्यू आ जाएगी FOB की कितनी, 5,000 एंड 4,400. ठीक है. और मेरे को इसमें कमीशन लगाना है इंडियन करेंसी में, तो अभी इसको मैं कन्वर्ट कर देती हूँ एट द रेट 102. सो 4,400 इंटू 102 कम्स 448,800. राइट. इसका 1% कमीशन प्लस 4,488. ठीक है. तो ये हमारी आ गई एक तरीके से कस्टम्स FOB, है ना. अब इसमें मुझे फ्रेट और इंश्योरेंस ऐड करना है. फ्रेट कितना है 500 इंटू 102 अगर मैं करूँगी इट कम्स 51,000. और अगर मैं 20% निकालती हूँ तो इट वुड बी मोर देन दैट. सो मैं सीधा 51,000 ही ऐड करूँगी, विद इन लिमिट आ रहा है क्योंकि, और इंश्योरेंस से एक्चुअल ऐड होता है ये. तो 600 इंटू 102 इट कम्स 61,200. तो टोटल कितना हो जाएगा 10,14,288. हमें सिर्फ एक्सेसिबल वैल्यू वैसे पूछा है तो ये तो ऐसे निकल गया. बाकी अगर होता कस्टम ड्यूटी पूछा होता 10% प्लस SWS कर देते आप. सो ये देखो, वेंडर इंस्पेक्शन चार्जेस तो होंगे नहीं, कमीशन इंक्लूड कर दिया, कस्टम्स FOB आ गई, फिर ये विद इन लिमिट है तो एक्चुअल ले लिया, रेट को भी. टोटल लगाने में मैंने कुछ गड़बड़ी कर दी. यस, इट इज 453,288 प्लस 51,000 प्लस 61,200 इट कम्स 565,488. ठीक है. फिर आइडियली का एक्सेसिबल वैल्यू भी पूछी है, फिर निकाल दिया वही 10% और 10% SWS. ठीक है. और ये वर्किंग नोट साथ में दे दिया. Probably last question. Yeah. KW Fuels Private Limited imported high spirit diesel and stored it in a public warehouse in Exxon. Bill of entry for home consumption was filed and applicable custom duty was paid based on a rate prevalent on the date of presentation of such bill of entry. The PO passed an order for clearance for home consumption. Owing to the highly inflammable nature of the commodity, the importer made an application to permit the storage of such diesel in the same warehouse until actual clearance for sale or use. So, आपने बिल ऑफ एंट्री फॉर होम कंजप्शन फाइल तो कर दिया, बट आपने एक्चुअली क्लियर नहीं कर पाया और इनको वेयर हाउस में रखने की बात करी कि जब तक हमको एक्चुअली क्लियर नहीं करवाते इनको रखे रखो. सो एज पर कस्टम्स इस वेयर हाउसिंग को बोलते हैं वेयर हाउसिंग विदाउट वेयर हाउसिंग, है ना. तो ये एक्चुअली में वेयर हाउसिंग के रूल्स जो है ना इसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं है. ठीक है. सो तो एप्लीकेशन अलाउ कर दी गई और एक्चुअल रिमूवल के टाइम पे रेट ऑफ ड्यूटी बढ़ गई, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता.
क्योंकि ये वेयर हाउसिंग के रूल्स एप्लीकेबल यहाँ पे होंगे ही नहीं, तो हम जो बाद वाली रेट उसको क्यों कंसिडर करेंगे। तो हमें डिपार्टमेंट कह रहा है कि रिवाइज ड्यूटी लगाओ और केडब्ल्यू फ्यूल्स कह रहे हैं कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, हमें बताना क्या सही है। तो केडब्ल्यू फ्यूल सही कह रहे हैं, यहाँ पे दोबारा से रिवाइज नहीं होनी चाहिए। सो सेक्शन 49 जो है वो यहाँ पे कहता है कि अगर होम कंजप्शन के लिए एंटर करके भी आप वेयर हाउस में गुड्स रख देते हो तो उसको, और अगर उसको क्लियर नहीं करवाते तो उसको वेयर हाउस गुड्स नहीं मान सकते फॉर कस्टम्स, ठीक है। और सेम उन्होंने केस लॉ का नाम लिख के भी बोल दिया। आइडियली केस लॉ का नाम आपको याद रखना जरूरी नहीं है, ठीक है, बस सीधा आप बोल सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट की एक रूलिंग है उसमें भी सेम चीज कह रखी है। सो अगर कस्टम्स खुद अलाउ कर रहा है तो इससे वेयर हाउस गुड्स नहीं बन जाते हैं, इसलिए जो इम्पोर्टर है उसको कुछ भी और रिवाइज ड्यूटी के बेसिस पे पे करने की लायबिलिटी अराइज नहीं होती। तो ये हमारे सारे क्वेश्चंस होते हैं यहाँ पे आरटीपी के भी कंप्लीट। अमेंडमेंट्स अगर आपने मई वाले रेफर नहीं करे थे तो वो भी आप रेफर कर लेना पहले, और उसके बाद ही सितंबर वाले देखना, क्योंकि दोनों ही अमेंडमेंट्स का मिक्सचर बन के आपसे सितंबर के एग्जाम में पूछा जाएगा। सो दोनों की ही अमेंडमेंट्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों का लिंक ही मैं इंसर्ट कर रही हूँ यहाँ पे, दोनों को देख लेना, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो।